हेलो एवरीवन, सो हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो जनाब फाइनली वो वीडियो आ चुका है जिसका इंतजार आप सभी को था। टॉप 200 केमिस्ट्री क्वेश्चंस ऑफ जेईई मेंस 2022, राइट। 2023 एंड 2024 के ऑलरेडी आपको प्रोवाइड किए जा चुके हैं। सो फाइनली यहाँ पर 2022 के भी 200 PYQs आपको मिलने वाले हैं, राइट। इनका वीडियो सॉल्यूशन भी आपको मिल रहा है ना। बट पहले देख लेना इस पीडीएफ को कैसे यूज करना है। मोल कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पर सबसे पहले इंडेक्स दिया गया है ना। चैप्टर नेम दिया गया है, उस पर्टिकुलर चैप्टर से कितने क्वेश्चंस लिए गए हैं यह भी आपको बता दिया गया है। मोल कॉन्सेप्ट से 11 क्वेश्चन, रिडॉक्स से 5 क्वेश्चन, इसी प्रकार से आप देख पा रहे होंगे। पहले फिजिकल केमिस्ट्री, देन इनऑर्गेनिक एंड लास्ट में हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को रखा हुआ है, राइट। जीओसी से 19 क्वेश्चन यहाँ पर लिए गए हैं, है ना। इस प्रकार से आप इस पीडीएफ को देख पा रहे होंगे, आप डाउनलोड कर सकते हैं एंड आप प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं। एंड आपको यही करना है, आपको जाना है, इस पीडीएफ का प्रिंट आउट लेना है, देन रिगरस क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि जनाब वहां पर तो आपसे क्वेश्चन ही पूछे जा रहे होंगे, तो आपको क्वेश्चन ही सॉल्व करने पड़ेंगे, राइट। एंड यहां पर आप देख सकते हैं हम आ चुके हैं हमने लास्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 200, राइट। एंड यहां पर लास्ट में आपको आंसर की भी दे दी गई है ताकि आप क्वेश्चन सॉल्व करें एंड फटाक से देख पाएं कि क्या आपने उस क्वेश्चन को सही से सॉल्व किया है या नहीं, राइट। सारी बातें हो गई तो यस, हम इस वीडियो को शुरू करेंगे। If a rocket runs on a fuel, जनाब ये रहा हमारा फ्यूल with liquid oxygen, okay, the weight of oxygen required and CO2 released for every liter of fuel respectively are, density of the fuel is। समझ आ चुका है क्वेश्चन। फ्यूल है हमारे पास एंड लिक्विड ऑक्सीजन के साथ वो रिएक्ट कर रहा है, CO2 का फॉर्मेशन हो रहा है एंड O2, ऑब्वियसली O2 लगेगी, तो हमसे पूछा गया है वेट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड एंड CO2 रिलीज्ड, दैट्स इट। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर रिएक्शन लिखेंगे C15H30, जनाब ये रहा हमारा फ्यूल प्लस लिक्विड ऑक्सीजन है, तो जनाब O2 यहाँ पर लिखते हैं आगे। अभी रिएक्शन को हम बैलेंस करेंगे, बनेगा क्या जनाब, CO2 प्लस H2O। इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए जनाब C15 है, तो यहाँ पर भी हमें 15 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। पर जैसे ही हमने ये किया तो जनाब 30 ऑक्सीजन यानी कि 30 ऑक्सीजन इस तरफ हो चुके हैं, ओके। पहले तो यहाँ पर देखते हैं 30 हाइड्रोजन, तो जनाब इसको 15 से मल्टीप्लाई करिए, 30 हाइड्रोजन यहाँ भी हैं, 30 यहाँ भी हैं, ओके। अब बारी है ऑक्सीजन की, यहाँ पर जनाब 30 ऑक्सीजन, यहाँ पर 15 यानी कि 30 15 45 यहाँ पर, ओके। यस, हमारी रिएक्शन बैलेंस हो चुकी है, ओके। तो पहला पड़ाव हमने पार कर लिया। अब जनाब क्या करना है, द वेट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड एंड CO2 रिलीज। तो ये जनाब दिया हुआ है हमको डेंसिटी ऑफ द फ्यूल, डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। अच्छा 2 से पढ़ते आ रहे हैं जनाब आप, मास इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम करना पड़ेगा। डेंसिटी क्या है 0.756, वॉल्यूम क्या होगा जनाब 1000, राइट। क्या आएगा जनाब 756 ग्राम्स। जनाब ये हो जाने वाला है वेट ऑफ फ्यूल, ओके। तो जनाब वेट ऑफ फ्यूल मिल चुका है, अब हमको चाहिए मोल्स, मतलब मोल्स ऑफ फ्यूल। मोल्स ऑफ फ्यूल से पहले हम पेन चेंज कर लेते हैं अपना, ओके। जनाब यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ के बाद हम यहाँ पर आ रहे हैं, ओके। मोल्स ऑफ फ्यूल, तो मोल्स ऑफ फ्यूल क्या है, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, सिंपल सी बात है यार। वेट आपने निकाल लिया है यहाँ पर 756, मॉलिक्यूलर वेट क्या आएगा C15H30, इसका मॉलिक्यूलर वेट आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। जनाब यहाँ पर कर लेते हैं, 15 कार्बन है इंटू 12 प्लस 30 इंटू 1, राइट, 30 इंटू 1, तो जनाब ये आने वाला है 180 प्लस 30 दैट इज 210। इसको एज इट इज रखिए, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। मोल्स ऑफ फ्यूल 756 डिवाइड बाई 210, ओके। अब वेट ऑफ ऑक्सीजन हमसे पूछा गया है, जो ऑक्सीजन का वेट चाहिए। वेट के लिए मोल्स इंटू मॉलिक्यूलर वेट हम कर रहे होंगे, सिंपल है ना, क्योंकि जनाब सभी को पता है मोल्स इनके मोल्स इक्वल होने वाले हैं, ओके। तो यहाँ पर आते हैं हम, वेट ऑफ O2 लिखते हैं, वेट ऑफ O2 रिक्वायर्ड, ऑब्वियसली इतना तो आप समझ ही सकते हैं, ऐसे करेंगे हम। तो जनाब मोल लिखिए 756 इंटू 210। अब ध्यान से 45/2 से मल्टीप्लाई हमको करना पड़ेगा, राइट। इस तरीके से इसको हटाएंगे सबसे पहले, यस, 45/2 से भी मल्टीप्लाई हमको करना पड़ेगा। एंड साथ में ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा, क्योंकि जनाब मोल्स इनटू मॉलिक्यूलर वेट 16 32 हो जाने वाला है, ओके। जनाब जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आने वाला है, कैलकुलेशन हम नहीं करेंगे, थोड़ी सी टफ साइड पे जा रही है, नहीं आसान है जनाब। 3 से करेंगे तो 15 जाएगा, 370 जाएगा। इसको अब हम 7 से करेंगे 10, 1 0 एंड 8, ओके। 2 से करेंगे जनाब ये 16 हो जाएगा। इसको जनाब 2 से करेंगे 5 हो जाएगा, 8 एंड अब 5 से 3 हो जाएगा, यानी कि 108 इंटू 3 इंटू 8
तो हम डायरेक्टली कर लेंगे 108 बोले तो इंटू 3 दैट इज 324 इंटू 8 4 8 चौको 32 2 स्क्रीन ऊपर करेंगे बचे 3 8 दूनी 16 3 19 1 8 3 24 1 25। जनाब ये आने वाला है वेट ऑफ ऑक्सीजन। तो हमसे पहले क्या पूछा गया है, वेट ऑफ ऑक्सीजन पूछा गया है। ओके 2592 कोई किसी ऑप्शन में है, यस ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो चुका है। आपको आगे CO2 सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं है, आप डायरेक्टली आंसर को टिक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। बट यहाँ पर हम प्रैक्टिस के लिए बैठे हुए हैं तो डेफिनेटली हम सभी कुछ सॉल्व करेंगे। ओके तो वेट ऑफ ऑक्सीजन तुमने निकाल लिया, अब वेट ऑफ CO2 की बारी है जनाब। यहाँ पर करेंगे हम वेट ऑफ CO2, यहाँ पर भी मोल्स इंटू मॉलिक्यूलर वेट ही करना पड़ेगा। मोल्स कितने आए थे जनाब, यहाँ से हम देखकर लिखेंगे 756 इंटू 210। इसको जनाब मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 15 से, राइट 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, यस 15। एंड CO2 का वेट क्या होगा, मॉलिक्यूलर वेट 44। एंड जनाब इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ऑब्वियसली कितना आने वाला है, यही आ जाएगा 2376, राइट। इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो 2376 ग्राम्स आपको मिलने वाला है। ओके देखिए CH4 प्लस O2 गिव्स आउट CO2 प्लस H2O। मोल्स ऑफ मीथेन, आपसे मीथेन के मोल्स पूछे गए हैं। रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 81 ग्राम ऑफ वाटर, वाटर का वेट जनाब है 81 ग्राम्स आफ्टर कंप्लीट कंबशन इज। ओके तो आपको वाटर का वेट दिया हुआ है, आपसे पूछा गया है मोल्स ऑफ मीथेन। तो अकॉर्डिंग टू, देखिए अगर आपने नहीं पढ़ा जनाब ध्यान सुनिए, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन। अब यहाँ पर कुछ लिखने वाले हैं वो ध्यान से देखिए। NCH4 बोले तो मोल्स ऑफ CH4 इंटू 4, मोल्स ऑफ CH4 इंटू 4 इक्वल टू मोल्स ऑफ H2O इंटू 2, राइट ये होने वाला है। एंड ये हमने कैसे लिखा, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन, राइट प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन के अकॉर्डिंग हम ये लिख सकते हैं। आप रिएक्शन के थ्रू भी देख सकते हैं। बस हमें NCH4 यानी कि मोल्स ऑफ मीथेन हमसे पूछा गया है, मोल्स ऑफ मीथेन हमसे पूछा गया है। NH2O इंटू 2 डिवाइड बाई 4 हो जाएगा। ओके तो NH2O चलिए एक बार लिख ही लेते हैं, इंटू 2 डिवाइडेड बाई 4 होने वाला है, तो यहाँ से इसको हटा सकते हैं। ओके NH2O मोल्स ऑफ H2O के लिए आपको वेट दिया हुआ है 81, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा 18 इंटू 2 भी हमें नीचे करना पड़ेगा, राइट जनाब इसको सॉल्व करिए। ओके यहाँ पर देख लीजिए 10 टू द पावर -2 लिखा हुआ है, तो 10 टू द पावर 2 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, 10 टू द पावर -2 से भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो एट द एंड क्या हमने कुछ खास किया, नहीं किया। एक बार 100 से मल्टीप्लाई कर दो, एक बार 100 से डिवाइड कर दो, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आपको बेसिकली इसको सॉल्व करना पड़ेगा, राइट क्योंकि ये तो आपको ऑलरेडी यहाँ पर दिया हुआ है। इस तरीके से अगर आप करेंगे तो क्वेश्चन आसान हो जाएगा, बेसिकली कैलकुलेशन करना थोड़ा सा आसान हो जाएगा। ओके तो बेसिकली अब हमें सॉल्व क्या करना है, 8100 डिवाइडेड बाई 36, आपको इसको सॉल्व करना है। हो गया आसान जनाब, किससे जाएगा 9 से जाएगा तो जनाब 4 यहाँ पर बचेगा, ऊपर भी 900 आ जाएगा। इसको जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो 225 आने वाला है, राइट तो बेसिकली 225 इंटू 10 टू द पावर -2 आएगा। बट यहाँ पर हमको सिर्फ और सिर्फ 225 लिखना पड़ेगा क्योंकि जनाब ऑलरेडी हमारे पास 10 टू द पावर -2 लिखा हुआ है, राइट 8.7% ऑफ हाइड्रोजन, 74% कार्बन एंड 17.3% नाइट्रोजन। द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड इज, तो कंपाउंड ए है, उसके पास हाइड्रोजन कार्बन एंड नाइट्रोजन है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपसे पूछा गया है कंपाउंड का, सिंपल है जनाब, ये थोड़ा सा रिवर्स बोल सकते हैं इसको। ओके तो जनाब यहाँ पर भी वही करने वाले हैं जो अभी भी हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था। क्या किया था, रिलेटिव एटॉमिसिटी। तो बेसिकली यहाँ पर आपको मोल रेशियो निकालने पड़ेंगे, राइट सभी के रेशियो निकालने पड़ेंगे, तब जाकर आपको एक एम्पिरिकल फॉर्मूला मिलेगा। उसके बाद ही आप मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तक पहुंच पाएंगे जो आपसे यहाँ पर पूछा गया है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। गॉट इट। चलिए मोल रेशियो यहाँ पर हम लिखेंगे, मोल रेशियो हाइड्रोजन एंड कार्बन, जनाब यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं नाइट्रोजन है, ध्यान से थोड़ा। हाइड्रोजन यानी कि 8.7%, वहाँ पर आपको परसेंटेज निकालना पड़ा था बट यहाँ पर आपको डायरेक्टली परसेंटेज दिया हुआ है, तो उसके आगे की जो भी प्रोसेस थी आपको सिर्फ उसे फॉलो करना है। 8.7 डिवाइड बाई 1 एंड 74 डिवाइड बाई 12, कुछ अलग नहीं कर रहे हैं हम, सब कुछ आपको समझ में आ रहा होगा। 17.3 डिवाइड बाई 14, देखिए जनाब 17.3% दिया हुआ था डिवाइड बाई 14 यानी कि नाइट्रोजन का मॉलिक्यूलर वेट। ओके अब आप इसको सॉल्व करिए, देखते हैं क्या आता है। 8.7 आ चुका है यहाँ पर, 12 छंग 72 होता है, 12 6 जा 72 एंड 20 आएगा तो डेफिनेटली 6.1 हो जाएगा। 1 यहाँ पर भी हो जाएगा, पॉइंट लग जाएगा, देन डेफिनेटली 3 1.2 ऐसा कुछ आने वाला है। 8.7 6.1 1.2। ओके
तो अभी जनाब आपको एक रेशियो में कन्वर्ट करने के लिए हमने क्या सीखा है, आपने निश्चित तौर पे क्लास में सीखा होगा, अपनी कोचिंग में भी पढ़ा होगा। इसको जब आपको एक रेशियो में लाना होता है ना, तो इन तीनों को सबसे छोटे नंबर से डिवाइड कर दो, सबसे छोटे नंबर से, यानी कि इन तीनों में भी जो सबसे छोटा है उससे इन तीनों को डिवाइड कर दो। इससे होगा क्या, कम से कम एक तो आ जाने वाला है 1 के फॉर्मेट में, राइट। इन तीनों को ही जैसे ही आप डिवाइड करने वाले हैं सबसे छोटे यानी कि 1.2 से, तो चलिए जनाब 1.2 से इसको हम जैसे डिवाइड करते हैं, इसको भी करेंगे, सभी को डिवाइड करना पड़ेगा जनाब 1.2 से। तो ये तो आ जाने वाला है 1, ठीक है जनाब, आ चुका है 1। अब ये क्या आएगा 12, ये जनाब ऑलमोस्ट 5 आने वाला है, और ये क्या आएगा, ये जनाब ऑलमोस्ट 7 आने वाला है। तो रेशियो आपको मिलकर तैयार हो चुका है 6:5:1। ये जनाब होने वाला है हाइड्रोजन, ये कार्बन और ये नाइट्रोजन। तो इस रेशियो में होने वाला है आपका फॉर्मूला। तो इंपेरिकल फॉर्मूला क्या है, C5 होगा, जस्ट अ सेकेंड, C5H7N, सिंपल। ओके, अभी क्वेश्चन में और भी तो कुछ चाहिए हमको, अदरवाइज सॉल्व कैसे करेंगे। एटॉमिक मास तुमको पता है, यस, ये द मोलर मास ऑफ द कंपाउंड ए इज, तो आपको कंपाउंड ए का मोलर मास दिया हुआ है। जो भी आपने ये इंपेरिकल फॉर्मूला बनाया है ना, आप कैलकुलेट करिए इस इंपेरिकल फॉर्मूला का एटॉमिक वेट क्या होने वाला है, मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा। 5 कार्बन यानी कि जनाब 60 इसका हो जाएगा, 12 × 5, 12×5 60 हो जाएगा। 7 नाइट्रोजन 14, 7 14 21 यानी कि जनाब 81 होने वाला है। इस इंपेरिकल फॉर्मूला का मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा 81। आपको मोलर मास कंपाउंड ए का कितना दिया हुआ है 162, तो जनाब 162 डिवाइड बाई 81 यानी कि 2 आने वाला है। तो बेसिकली इंपेरिकल फॉर्मूला को जैसे ही आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यस आपको आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मिलने वाला है। यानी कि जनाब C5 नहीं C10 होना चाहिए, H7 नहीं H14 होना चाहिए, N1 नहीं N2 होना चाहिए। जैसे ही आप इनको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यस आपको यही मिलने वाला है। देखिए क्या कोई ऐसा ऑप्शन है, डेफिनेटली है। ऑप्शन नंबर डी को हम टिक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। द कंप्लीट कंबशन ऑफ 0.492 gram of an organic compound containing carbon, hydrogen and oxygen gives 0.793 gram of CO2 and 0.442 gram of H2O. The percentage of oxygen composition, कितनी बार जनाब परसेंटेज पूछा जाएगा। 2-3 कॉन्सेप्ट हैं, 2-3 चीजें हैं, उन्हीं पर बार बार रिपीट होकर क्वेश्चन आते जा रहे हैं, ठीक है। परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन के लिए रट चुका होगा जनाब, वेट ऑफ ऑक्सीजन अपॉन वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इनटू 100। कॉन्सेप्ट तो जनाब टफ नहीं है, बट कैलकुलेशन थोड़ी सी टफ है। आपको यहाँ पर नंबर देख कर ही लग रहा होगा कैलकुलेशन टफ साइड पर जा रही होगी। ओके, तो बेसिकली ये क्वेश्चन को अपने आप ही करना चाहिए आपको, बट ठीक है जनाब, थोड़ा सा बताना चाहते हैं तो बता ही देते हैं। द कंप्लीट कंबशन, ओके, ऑर्गेनिक कंपाउंड का आपको वेट दिया हुआ है, तो रिएक्शन यहाँ पर रहने दीजिए, कोई जरूरत नहीं है। परसेंटेज ऑफ कार्बन, तो यहाँ पर आपको मोल्स ऑफ कार्बन निकालने पड़ेंगे। तो मोल्स ऑफ कार्बन, चलिए मोल्स ऑफ CO2 ही लिखते हैं सबसे पहले। मोल्स ऑफ CO2 क्या जनाब, CO2 का वेट क्या है 0.793 डिवाइड बाई 44 आपको करना पड़ेगा मोल्स ऑफ CO2 के लिए, ठीक है जनाब। मोल्स ऑफ CO2 एंड मोल्स ऑफ कार्बन सेम ही होने वाले हैं, दैट इज 0.793 डिवाइड बाई 44 हो गया जनाब। अब बारी है मोल्स ऑफ H2O की, इसको जरा ध्यान से देखना है। H2O का वेट क्या है 0.442 डिवाइडेड बाई 18, और यहाँ पर मोल्स ऑफ हाइड्रोजन के लिए आपको 2 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, क्योंकि H2O में 2 हाइड्रोजन होते हैं, CO2 में एक ही कार्बन होता है, इसलिए हमको अलग से मल्टीप्लाई नहीं करना होता है। बट H2O में 2 हाइड्रोजन है तो डेफिनेटली हमको 2 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा इस पर्टिकुलर नंबर को। 0.442 डिवाइड बाई 18 इंटू 2 करना पड़ेगा, राइट। अब हमको मिलेगा मोल्स ऑफ हाइड्रोजन। और अब क्या बचा हमारे पास, सब कुछ तो हो गया है। अब देखिए जनाब, मोल्स ऑफ कार्बन आ चुका है, वेट ऑफ कार्बन करेंगे, वेट ऑफ हाइड्रोजन करेंगे क्या जनाब, हमें ही करना पड़ेगा। ओके, चलिए वेट ऑफ कार्बन लिखते हैं यहाँ पर। वेट ऑफ कार्बन के लिए क्या करना होगा, मोल्स ऑफ कार्बन इंटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कार्बन, तो 0.793 डिवाइड बाई 44 इंटू 12, राइट। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो जनाब आने वाला है 0.216 ग्राम्स, गॉट इट, ये आपको आने वाला है। इसी तरीके से आप वेट ऑफ हाइड्रोजन निकालिए, यहाँ पर जगह है तो यहाँ पर लिखते हैं वेट ऑफ हाइड्रोजन, H2 नहीं, तो इसका वेट क्या है 0.442। इसको यहाँ से हम कट ही कर देते हैं, 2 से ये जाएगा 9 ये आ जाएगा, तो जनाब सीधे सीधे हम 9 लिखते हैं, 9 नीचे लिख देंगे। वेट ऑफ हाइड्रोजन, तो जनाब मॉलिक्यूलर वेट ऑफ हाइड्रोजन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 1 से मल्टीप्लाई करने का कोई सेंस नहीं है, तो जनाब उसको हम करेंगे नहीं।
0 पॉइंट आप पहले लगा दीजिए, 9 से जाएगा जनाब 0, एक बार फिर से आएगा, 8 से 2, 0.049 आने वाला है। ओके, और जनाब अब आगे क्या करना पड़ेगा, 0.049 इतने से काम चल जाएगा, दैट्स इट। देखिए ध्यान से सुनिए, ऑर्गेनिक कंपाउंड में आपके पास क्या है, कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, सिंपल है ना। ऑर्गेनिक कंपाउंड का आपको वेट दिया हुआ है, सिंपल। अभी आपने कार्बन एंड हाइड्रोजन दोनों के वेट निकाल लिए हैं, राइट। यहाँ पर देखिए कार्बन का वेट निकाल लिया है, हाइड्रोजन का वेट निकाल लिया है। अगर आप कार्बन एंड हाइड्रोजन का वेट ऐड करके ऑर्गेनिक कंपाउंड से माइनस कर दें तो क्या आपको ऑक्सीजन का वेट नहीं पता चल जाएगा? चल जाएगा ना जनाब, सिंपल है यार। तो इन दोनों को ऐड करिए, ऑर्गेनिक कंपाउंड के वेट से माइनस करिए, करते हैं 0.492 माइनस इन दोनों को ऐड करिए, 9 6 15 जनाब, 1 आ जाएगा, 4 1 5 6 2, राइट, 0.265 आने वाला है। अब इन दोनों को सब्सट्रैक्ट करते हैं हम, 12 से 5 जाएगा 7 बचेगा, 8 से 6 जाएगा 2 बचेगा, 3 से 2 जाएगा 1 बचेगा, 0.127 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन है जनाब आपकी ऑर्गेनिक कंपाउंड में। ओके, सिंपल है ना जनाब। क्वेश्चन आसान है बट काफी लेंदी है, कैलकुलेशन भी है, तो आपको उलझाने का प्रयास किया गया है इसमें। अब यहाँ पर आए, अपने 3-4 मिनट लगाएं एंड उसके बाद भी आपको कॉन्फिडेंस ना आए, राइट, क्योंकि जनाब कैलकुलेशन थोड़ी सी अच्छी है, बट यस आगे भी हम करते हैं। परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन 0.127 डिवाइडेड बाई 0.492 वेट ऑफ ऑक्सीजन अपॉन वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इनटू 100। ये जनाब पॉइंट यहाँ से डायरेक्टली चला जाएगा और आप इसको सॉल्व करके देख सकते हैं जनाब, निश्चित तौर पर आपको आंसर में मिलने वाला है 46%, राइट। 46% इसका सही आंसर होगा। तो परसेंटेज आपको यहाँ पर लिखा हुआ है, तो ऑब्वियसली आपको यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 46 लिखने की आवश्यकता है। यूजिंग द रूल्स फॉर सिग्निफिकेंट फिगर्स द करेक्ट आंसर फॉर द एक्सप्रेशन। देखिए सिग्निफिकेंट फिगर के 4 रूल हैं, आपको पता होने चाहिए, हमने ऑब्वियसली बता रखे हैं एक वीडियो में, राइट। तो 4 रूल होते हैं, आपको पता होंगे। टफ जो है वो क्या है, इसको जनाब सॉल्व कौन करेगा इस इक्वेशन को कौन सॉल्व कर पाएगा? 0.28 58 इंटू 0.112 डिवाइडेड बाई 0.5702, इसको सॉल्व करिए, जो भी आएगा उसके सिग्निफिकेंट फिगर आपको बताने होंगे, राइट। जनाब इसको सॉल्व करने के बाद आप जब पूरा सॉल्व कर लेंगे तो आने वाला है 0.005613, ये आने वाला है। अब जनाब आप कंफ्यूज होंगे इन दोनों ऑप्शन में, ए और बी में, 5613 लिखे हैं या फिर 561, दोनों ही सही हो सकते हैं। तो हम आपको बताना चाहेंगे कि 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक हम ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं। जहां पर 3 सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे उसी को हम ज्यादा प्रायोरिटी देने वाले हैं। तो जनाब 3 सिग्निफिकेंट फिगर किस में होने वाले हैं, ए में या बी में? ऑब्वियसली बी में। बी में 3 सिग्निफिकेंट ऑफ फिगर्स होने वाले हैं, सिग्निफिकेंट ऑफ फिगर्स नहीं, सिग्निफिकेंट फिगर्स। ओके, ऑप्शन नंबर ए में जनाब 4 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, तो यस ऑप्शन नंबर ए को हम प्रायोरिटी नहीं देंगे, ऑप्शन नंबर बी को हम प्रायोरिटी देंगे। हो सकता है आपको ये नया कॉन्सेप्ट लगा हो, बट आपको पता होना चाहिए कि 3 सिग्निफिकेंट फिगर को हम ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं इन कंपैरिजन टू 4 सिग्निफिकेंट फिगर। गॉट इट? व्हेन 800 ml ऑफ 0.5, तो सबसे पहले हम मोल्स निकालते हैं। मोल्स के लिए हमें क्या करना होगा, मोलैरिटी इक्वल टू मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, राइट। मोलैरिटी इक्वल टू मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, तो मोल्स के लिए हम मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम कर देंगे, डायरेक्टली हम कर रहे हैं। मोल्स के लिए हमें मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम करना पड़ेगा, राइट। 0.5 इनटू वॉल्यूम सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर में होता है, बट यहाँ पर ml में है, तो निश्चित तौर पे जो आपके मोल्स आने वाले हैं वो मिली मोल्स होंगे। गॉट इट? तो यहाँ पर हम मिली मोल्स ही लिख देते हैं। 0.5 इंटू 800 क्या आ जाएगा जनाब इसका, 400, राइट। 400 मिली मोल्स, या फिर हम मिली मोल्स को हटा ही देते हैं यार, मोल्स को ही लिखते हैं। जब हम मोल्स लिखेंगे तो जनाब क्या आने वाला है, 0.4, राइट। इसको एक्स्ट्रा लिखने की जरूरत है नहीं, इसको हटाइए। एंड ये जनाब हमारे पास मोल्स आ चुके हैं 0.4 मोल्स थे नाइट्रिक एसिड के, राइट। अब आगे पढ़िए, इट्स वॉल्यूम इज रिड्यूस टू हाफ, वॉल्यूम हाफ हो चुका है, एंड 11.5 ग्राम ऑफ नाइट्रिक एसिड इज इवेपोरेटेड। तो इवेपोरेटेड मोल्स निकाल लीजिए, यस इवेपोरेटेड मोल्स। जनाब मॉलिक्यूलर वेट तो बदलेगा नहीं, डेफिनेटली नहीं बदलेगा, वो तो सेम ही रहेगा। वेट है 11.5 डिवाइडेड बाई मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा जनाब, ये लिखा हुआ है 63, राइट। एंड इससे आपको मिल जाएगा इवेपोरेटेड मोल्स इसी तरीके से लिखिए, सॉल्व करने की जरूरत है नहीं, अदरवाइज आप फंस जाएंगे। अब जब हम पहले के मोल्स बाद में इवेपोरेटेड मोल्स
सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो डेफिनेटली जो मोल्स बचे हुए हैं वो हमको मिल जाएंगे। राइट, सिंपल, टफ बिल्कुल भी नहीं है, दिमाग को खोल के रखना है, सब कुछ समझ में आता जाएगा। तो जनाब जो मोल्स बचे हुए हैं उसके लिए हम येलो पेन लेकर आते हैं। आ गए जनाब येलो पेन लेकर, स्क्रीन को थोड़ा सा ऊपर करेंगे। रिमेनिंग मोल्स हम लिख लेते हैं यहाँ पर हेडिंग में, रिमेनिंग मोल्स 0.4 माइनस 11.5 डिवाइडेड बाई 63। ओके, इसको सॉल्व करिए। 63 4 3 जा 12 1 4 6 2 5 25.2 डिवाइडेड बाई माइनस 11.5 डिवाइडेड बाई 63। ओके, 2 3 9 आएगा, 13.9 डिवाइडेड बाई 63। एंड जनाब जब इसको आप फर्दर सॉल्व करेंगे तो आने वाला है 0.2175। यस, अब डेफिनेटली आपको सही से दिख रहा होगा 0.2175। ये क्या आया है, जो मोल्स बचे हुए हैं। राइट, रिमेनिंग मोल्स, पहले के मोल्स हमने निकाले 0.4 थे, बाद में इवेपोरेटेड मोल्स हमने निकाले, जितना भी आया 11.5 डिवाइड बाई 63, दोनों को सब्सट्रैक्ट किया तो डेफिनेटली जो मोल्स हमारे पास बचे हुए हैं वो आ गए 0.2175। अब हमें क्या पूछा गया है हमसे, द मोलैरिटी ऑफ द रिमेनिंग नाइट्रिक एसिड, मोलैरिटी ऑफ द रिमेनिंग नाइट्रिक एसिड। तो हमारे पास वॉल्यूम कितना हो चुका है, हाफ, यहाँ पर लिखा हुआ है इट्स वॉल्यूम इज रिड्यूस टू हाफ, वॉल्यूम आधा हो चुका है। इवेपोरेटेड मोल्स खत्म हो जाने के बाद इतने मोल्स बचे हुए हैं, तो मोलैरिटी इक्वल टू क्या होने वाला है, मोलैरिटी इक्वल टू जो मोल्स बचे हुए हैं कितने हैं 0.2175 एंड डिवाइडेड बाई 400। पहले क्या था 800 रिड्यूस टू हाफ, बोले तो 400 ml नहीं जनाब, लीटर होना चाहिए मोलैरिटी के लिए, इंटू 1000। ओके, 1000 जब आप करेंगे तो जनाब क्या आने वाला है 0000 एंड 10⁻⁻2 में आपसे पूछा गया है, तो डेफिनेटली ये पॉइंट इधर आ जाएगा 10⁻⁻2। जनाब जब इसको आप फर्दर सॉल्व करेंगे तो आने वाला है 0.54, बट आपसे पूछा गया है 10⁻⁻2 में, तो डेफिनेटली 54 इंटू 10⁻⁻2 आप लिख देंगे। ओके, एंड निश्चित तौर पर 54 आपका आंसर सही से हो जाएगा। तो यस जनाब, तो 54 होने वाला है यहाँ पर, x इक्वल टू 54। दैट्स इट। ये वाला क्वेश्चन भी बहुत टफ नहीं है, सिंपल सा है। पहले मोल्स निकालो, रिमेनिंग मोल्स निकालो एंड देन मोलैरिटी वाला फॉर्मूला तो दुनिया को पता है, उसको हम सॉल्व कर देंगे, अपने आंसर तक डायरेक्टली हम पहुँच जाएंगे। 250 ग्राम solution of D-glucose in water contains 10.8% of carbon by weight. The molality of the solution is nearest to। तो बेसिकली हमसे मोलैलिटी पूछी गई है। मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मोल्स अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट, मोल्स अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो यहाँ पर आपको मोल्स भी निकालने पड़ेंगे एंड वेट ऑफ सॉल्वेंट भी निकालना पड़ेगा, वेट ऑफ सॉल्वेंट भी निकालना पड़ेगा एंड मोल्स भी। तो उसके लिए हम थोड़ी सी यहाँ पर जगह बनाना चाहेंगे एंड यस जनाब, हमने क्लियर कर लिया है। ओके जनाब, सभी को पता है ग्लूकोज का मतलब होता है C6H12O6, इसमें हमने कुछ नया नहीं बताया, सभी को पता है C6H12O6। आपके पास क्वेश्चन में दिया क्या गया है, परसेंटेज ऑफ कार्बन। तो परसेंटेज ऑफ कार्बन का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, तभी जनाब आप आगे बढ़ पाएंगे। परसेंटेज ऑफ कार्बन इक्वल टू क्या होगा, वेट ऑफ कार्बन अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन, राइट, वेट ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100, वेट ऑफ कार्बन अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100, तभी तो जनाब आपको मिलेगा परसेंटेज ऑफ कार्बन इन सॉल्यूशन। गॉट इट। तो आपको दिया गया है 10.8%, 10.8 आप यहाँ पर लिखेंगे। वेट ऑफ कार्बन आपको पता करना है, वेट ऑफ सॉल्यूशन आपको दिया हुआ है 250 ग्राम्स इंटू 100 आप करेंगे तो आपको मिलने वाला है वेट ऑफ कार्बन। जो आप इसको सॉल्व करेंगे तो जनाब क्या आने वाला है, 1 0 जाएगा, 1 0, 5 से 2 25, इसको आप यहाँ कर लेंगे, 5 से 2 यहाँ भी चला जाएगा। ओके, तो जनाब ये आने वाला है 54, 2 से एक बार फिर से जाएगा 27 में सब हो चुका है पूरी तरीके से। कुछ समझ में नहीं आ रहा है आपको, बट हमें आ रहा है, आप अलग से सॉल्व करके देख लीजिएगा। वेट ऑफ कार्बन आपको मिलने वाला है 27 ग्राम्स, राइट, 27 ग्राम्स आ चुका है वेट ऑफ कार्बन। ओके, अब जनाब हमको क्या चाहिए, वेट ऑफ कार्बन हमको मिल चुका है, तो जस्ट अ सेकेंड, इसको हम थोड़ा सा ऊपर करते हैं। यस, हमारे पास काफ़ी स्पेस है नीचे। तो ये जनाब आगे देखिए C6H12O6। तो जनाब ग्लूकोज का वेट क्या होने वाला है, ग्लूकोज का वेट होने वाला है जनाब, वेट ऑफ कार्बन 27 ग्राम। तो आप जनाब कैलकुलेट करके देख सकते हैं 67.5 ग्राम होने वाला है ग्लूकोज का वेट, यानी कि सॉल्यूट का वेट होने वाला है 67.5 ग्राम्स।
एंड चलिए हम इसके मोल्स भी निकालते हैं, ग्लूकोज के मोल्स, मोल्स ऑफ ग्लूकोज, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, वेट क्या है जनाब 67.5 डिवाइडेड बाई मॉलिक्यूलर वेट, कैलकुलेट करके आप देख सकते हैं C6H12O6 यहाँ पर आपको दिया हुआ है, 12 इंटू 6 करेंगे प्लस 12 इंटू 1 करेंगे प्लस 16 इंटू 6 करेंगे, ओके 180 आपको एडिशन मिलने वाला है 180, एटॉमिक वेट ऑफ डी ग्लूकोज 180, एंड जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो जनाब आपको मोल्स मिलने वाले हैं जो कि आएंगे 0.375, ओके ये आपको मोल्स मिल चुके हैं, मोल्स ऑफ ग्लूकोज। मोलैलिटी के फॉर्मूले की तरफ एक बार फिर से चलते हैं। मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या था, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्यूट क्या है यहाँ पर ग्लूकोज, तो मोल्स हमको ग्लूकोज के मिल चुके हैं, दैट्स इट। वेट ऑफ सॉल्वेंट के लिए सॉल्यूशन का वेट माइनस सॉल्यूट का वेट हम करेंगे तो डेफिनेटली हमको वेट ऑफ सॉल्वेंट भी मिल जाने वाला है। रेड पेन हम लेते हैं, वेट ऑफ सॉल्वेंट के लिए जनाब हमको क्या करना पड़ेगा, 250 ग्राम है, 250 ग्राम, वेट ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ है 67.5 ग्राम्स। चलिए इस तरीके से करते हैं, ये जनाब आ चुका है सॉल्यूट का वेट, इसको जब आप माइनस करेंगे तो जनाब क्या आने वाला है 9 से 7 2 18 182.5। एंड अब हमारा क्वेश्चन सॉल्व होने में बिल्कुल भी वक्त नहीं लगेगा। मोलैलिटी का फॉर्मूला वेट ऑफ सॉल्यूट मोल्स ऑफ सॉल्यूट जो कि यहाँ पर दिया हुआ है 0.375 डिवाइडेड बाई 182.5, बोले तो वेट ऑफ सॉल्वेंट 182.5। एंड जनाब जब आप इसको सॉल्व करेंगे ओके 1000 से आपको मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि वेट ऑफ सॉल्वेंट ग्राम किलोग्राम में होना चाहिए, बट यहाँ पर है ग्राम्स में, राइट 182.5 ग्राम में है, तो ग्राम से किलोग्राम के लिए आपको 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। एंड जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो जनाब आने वाला है 2.06, ओके। तो इस तरीके से क्वेश्चन को अप्रोच करना है, आप इसको सॉल्व करके देख सकते हैं। तो ये जनाब आप इसको सॉल्व करके देख लेंगे डेफिनेटली आपको 2.06 ही मिलने वाला है, ओके। तो एक बार फिर से हम इसको क्विक रिकैप देते हैं, बाकी समझ सकते हैं आप। 250 ग्राम ऑफ सोल्यूशन, 250 ग्राम सोल्यूशन ऑफ डी ग्लूकोज इन वाटर कंटेन्स 10.8% कार्बन बाई वेट, ओके। तो परसेंटेज ऑफ कार्बन का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, परसेंटेज ऑफ कार्बन यानी कि वेट ऑफ कार्बन अपॉन वेट ऑफ सोल्यूशन इनटू 100। वेट ऑफ परसेंटेज ऑफ कार्बन आपको दिया हुआ है, वेट ऑफ सोल्यूशन भी दिया हुआ है, तो डेफिनेटली आप वेट ऑफ कार्बन निकाल लेंगे। वेट ऑफ कार्बन के बाद वेट ऑफ ग्लूकोज तक भी पहुंचा जा सकता है। उसके बाद आप मोल्स ऑफ ग्लूकोज निकालेंगे, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि मोलैलिटी के फॉर्मूले में मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट होता है। तो इन दोनों चीज़ों को फाइंड आउट करना पड़ेगा। फिर जब जैसे ही आप इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो यस आपको आपका आंसर मिल जाएगा, ओके। बट नाउ क्वेश्चन नंबर 7, 27 जुलाई शिफ्ट 2 का जनाब ये क्वेश्चन है। ओहो, ये हमने क्या देखा, टोल्यूइन टू बेंजल्डिहाइड, यानी कि फिजिकल प्लस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जनाब ये क्वेश्चन है। इन द एबो रिएक्शन 5 ग्राम ऑफ टोल्यूइन इज कन्वर्टेड इनटू बेंजल्डिहाइड विद 92% यील्ड। अभी तक जो भी आप रिएक्शन पढ़ते आ रहे हैं वो है 100% यील्ड की, बट यहाँ पर क्या है 92% यील्ड। द अमाउंट ऑफ बेंजल्डिहाइड प्रोडक्ट इज, ओके। तो जनाब हमें सबसे पहले टोल्यूइन के मोल्स निकालने पड़ेंगे, टोल्यूइन के मोल्स निकालने पड़ेंगे, उसके बाद हमको 92% करना पड़ेगा, तब हमको पता चलेगा कि मोल्स ऑफ बेंजल्डिहाइड क्या है। समझ रहे हैं जनाब, मोल्स ऑफ टोल्यूइन। चलिए यहाँ पर हम लिखते हैं मोल्स ऑफ टोल्यूइन, क्या होगा इसके लिए, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो वेट आपको दिया हुआ है 5 ग्राम, दैट्स इट 5 ग्राम, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो टोल्यूइन का मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा, चलिए हम कैलकुलेट करके ही देख लेते हैं। C6H5 तो इतना हो जाएगा, प्लस साथ में CH3 भी हो जाएगा, तो जनाब अब C7H8 होने वाला है। 12 इंटू 7 दैट मीन्स 84 प्लस 8 92। जनाब मोल्स ऑफ टोल्यूइन के लिए 5/92 करना पड़ेगा हमको। इसको एज इट इज रखिए, सॉल्व नहीं करना है। अब दिमाग पूरी तरीके से मेरे साथ कनेक्ट होना चाहिए, यानी कि मेरे शब्दों के साथ कनेक्ट होना चाहिए। 92% यील्ड है, 92% यील्ड। अभी तक जो आप पढ़ रहे थे वो 100% यील्ड का था, बट 92% यील्ड, यानी कि टोल्यूइन के जितने भी मोल्स हैं, टोल्यूइन के जितने भी मोल्स हैं उसके 92% मोल्स बनने वाले हैं बेंजल्डिहाइड के। मोल्स के टोल्यूइन के जितने भी मोल्स हैं उसका 92% ही होने वाला है मोल्स ऑफ बेंजल्डिहाइड, ओके। जनाब मोल्स ऑफ टोल्यूइन आपको मिल चुका है, मोल्स ऑफ बेंजल्डिहाइड
तो 5/92 यानी कि मोल्स ऑफ टोल्यूइन इंटू 92%, यानी कि इंटू 92 डिवाइडेड बाई 100। इसको समझने में कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, हमने बहुत ही शानदार तरीके से एक्सप्लेन किया है जनाब। 92 से 92 चला जाएगा तो जो आने वाला है वो होगा 5 इंटू 10⁻⁻² मोल्स। सिंपल। एक बार फिर से क्वेश्चन को पढ़िए, हमसे पूछा क्या गया है। द अमाउंट ऑफ बेंजल्डिहाइड प्रोडक्ट, यानी कि वेट, हमें बेंजल्डिहाइड का वेट पता करना है। मोल्स हमारे पास हैं, मॉलिक्यूलर वेट हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जनाब क्या टफ रह गया वेट पता करने में, वेट इक्वल टू मोल्स इंटू मॉलिक्यूलर वेट। चलिए जनाब, वेट इक्वल टू मोल्स 5 इंटू 10⁻⁻², मॉलिक्यूलर वेट भी हम कैलकुलेट कर लेते हैं, C6H5 एंड यहाँ पर क्या होगा CHO, यानी कि जनाब C7 दैट मीन्स 84 प्लस H6 दैट मीन्स 6 एंड यहाँ पर ऑक्सीजन है तो जनाब होने वाला है 16, तो 106 आने वाला है, यानी कि 106 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि बेंजल्डिहाइड का मॉलिक्यूलर वेट होता है 106। ओके, चलिए जनाब मल्टीप्लाई करिए। यस, ये आने वाला है इंटू 10⁻⁻² आप करेंगे। इस फॉर्मेट में हमसे पूछा गया है तो यस, इसी फॉर्मेट में पूछा गया है, 10⁻⁻² एज इट इज रहेगा एंड यहाँ पर हम लिख देंगे 530, दैट्स इट। ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। फिजिकल केमिस्ट्री प्लस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को मिक्स किया गया है। यहाँ पर आपको यील्ड वाला कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि मोल्स को हम 92% से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 92/100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डेफिनेटली हमको मोल्स ऑफ बेंजल्डिहाइड मिलने वाले हैं। उसके बाद बेंजल्डिहाइड का मास निकालने में आपको कोई भी तकलीफ नहीं होने वाली। ऑन कंप्लीट कंबशन ऑफ 0.492 ग्राम ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग CH&O, अभी तक जो आप पढ़ रहे थे वो वहां पर कार्बन एंड हाइड्रोजन ही था, बट यहाँ पर ऑक्सीजन भी आ चुका है। 0.7938 ग्राम ऑफ CO2 and 0.4428 ग्राम ऑफ H2O was produced. The percentage composition of oxygen in the compound. तो पहले तो ऑर्गेनिक कंपाउंड हम मान लेते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होगा, चलिए मानते हैं C6HYOZ, ये है ऑर्गेनिक कंपाउंड आपके पास। जैसे ही आप इसकी रिएक्शन करवाते हैं ऑक्सीजन के साथ तो आपको CO2 मिलता है 0.7938 ग्राम्स एंड H2O मिलता है 0.4428 ग्राम्स। ओके, तो समझने का प्रयास करिए कि इस क्वेश्चन को हम प्रोसीड कैसे करेंगे। बहुत ही ध्यान से सुनिए, पहले हम कॉन्सेप्ट समझते हैं, उसके बाद हम इस क्वेश्चन को करेंगे। आपसे पूछा क्या गया है, द परसेंटेज ऑफ कंपोजिशन ऑफ ऑक्सीजन, आपसे ऑक्सीजन का कंपोजिशन पूछा गया है, परसेंटेज। गॉट इट। तो ऑक्सीजन का परसेंटेज पता करने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि ऑक्सीजन का वेट कितना है। गॉट इट। अगर ऑक्सीजन का वेट ही नहीं पता होगा तो जनाब परसेंटेज ऑफ कंपोजिशन कहाँ से पता करेंगे। बट क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया है, CO2 का वेट एंड H2O का वेट। तो जनाब बहुत ध्यान से सुनिए, हम CO2 के मोल्स पता करेंगे, H2O के मोल्स पता करेंगे, उसके बाद हम हाइड्रोजन का मास, कार्बन का मास पता करेंगे। ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन है, तो कार्बन का मास प्लस हाइड्रोजन का मास ऐड करके हम ऑर्गेनिक कंपाउंड के मास से माइनस कर देंगे तो डेफिनेटली हमको ऑक्सीजन का वेट मिलने वाला है। इस तरीके से आप अपनी अप्रोच डेवलप करिए तो डेफिनेटली क्वेश्चन क्रैक होंगे। 1 बाय 1 हम आगे बढ़ते चले जाएंगे एंड यस एट द एंड हमको आंसर मिल जाएगा। ओके, तो जनाब देखते हैं 0.7938 ग्राम ऑफ CO2। जनाब सीधे हम मोल्स लिखते हैं। मोल्स ऑफ CO2 क्या होने वाला है, 0.7938 डिवाइडेड बाई 44, राइट। कार्बन 12, 16, यस 44 एंड मोल्स ऑफ H2O के मोल्स जनाब 0.4428 डिवाइडेड बाई 18, राइट। और जनाब जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आने वाला है 0.018 एंड जनाब यहाँ पर आने वाला है 0.0246। ये आ चुके हैं मोल्स ऑफ CO2, ये आ चुके हैं मोल्स ऑफ H2O, दैट्स इट। अब आपको पता करना है मास ऑफ कार्बन। CO2 से हम पता करेंगे कि मास ऑफ कार्बन क्या है। मास ऑफ कार्बन के लिए आपको मोल्स इनटू मॉलिक्यूलर वेट करना पड़ेगा। तो मोल्स आपको पता चल चुके हैं 0.018 इंटू 12 आपको करना पड़ेगा, क्योंकि जनाब मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कार्बन इज 12, 8 96 जनाब आएगा, 9 21 एंड 0 पॉइंट, राइट। आई थिंक बिल्कुल सही किया है, कोई गलती, ये जनाब ये गलती हो चुकी है, ये इस तरीके से होगा। चलिए हम यहाँ पर इरेजर का ही यूज कर लेते हैं। 0.216 आने वाला है, अगर आपको पॉइंट नजर नहीं आ रहा है तो अब आ जाएगा। ओके, मास ऑफ हाइड्रोजन, मास ऑफ हाइड्रोजन के लिए मोल्स ऑफ हाइड्रोजन इनटू
मॉलिक्यूलर वेट। बट एक चीज ध्यान से देखिए, यहाँ पर H2O में कितने हाइड्रोजन हैं? 2 हाइड्रोजन, तो हम इंटू 2 भी करेंगे। 0.0246 इंटू 2 किया है हमने, क्योंकि जनाब यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है। ओके, एंड हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है? 1। ओके, 2 6 12 9, राइट। आई थिंक कोई भी दिक्कत अभी तक नहीं हुई है यहाँ पर। ओके ओके, तो चलिए जनाब आगे बढ़ते हैं। बट आई थिंक हमने थोड़ी सी गलती की है यहाँ पर। 2 6 जा यहाँ पर करके देख लेते हैं। 0.0246 इंटू 2, 2 6 12 1 2 4 9, 2 2 4 आएगा जनाब यहाँ पर 0.0492। यहाँ पर हमने 5 क्यों लिखा? चलिए इसको हटाते हैं। 0.0492 ये आने वाला है, राइट। तो निश्चित तौर पर आपको क्या पता चल चुका है? वेट ऑफ कार्बन एंड वेट ऑफ हाइड्रोजन पता चल चुका है। आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या है? ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन। तो जनाब सिंपल सा मेथड है, आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड का वेट दिया हुआ है क्वेश्चन में, कार्बन का आपने निकाल लिया है, हाइड्रोजन का निकाल लिया है, तो डेफिनेटली ऑर्गेनिक कंपाउंड के वेट से इन दोनों के वेट को माइनस करिए, आपको ऑक्सीजन का वेट मिलने वाला है। तो जनाब ऑर्गेनिक कंपाउंड का वेट ये लिखा हुआ है 0.492 माइनस इन दोनों को ऐड करिए। चलिए जनाब करते हैं, 2 को हटा दीजिए यहाँ से, राइट, आसानी रहेगी ऐड करने में। 9 6 15 1 आएगा जनाब 6 के, इसको हम 0.265 आई थिंक हमने सही किया है। इसको आप माइनस करेंगे 7 8 6 2 एंड 4 2 2, 0.227 ग्राम वेट आने वाला है ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन का वेट जनाब कितना है? 0.227 ग्राम। ओके, अगर कोई कैलकुलेशन मिस्टेक है तो जनाब आप संभाल सकते हैं, बट आई थिंक हमने कोई कैलकुलेशन मिस्टेक अभी तक तो नहीं करी है। नाउ परसेंटेज ऑफ कंपोजिशन ऑफ ऑक्सीजन, राइट, क्या होगा जनाब? 0.227 ऑक्सीजन का वेट डिवाइडेड बाई वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, वही तो होगा परसेंटेज ऑफ कंपोजिशन। ऑर्गेनिक कंपाउंड का वेट जनाब क्या है? 0.492। जस्ट अ सेकेंड, यस, इंटू 100 करेंगे क्योंकि जनाब हमको परसेंटेज में पूछा गया है। एंड जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो जनाब आने वाला है ओके 46, अप्रॉक्सीमेटली 46 आंसर आपको मिल जाएगा। एंड जनाब यही होगा हमारा करेक्ट आंसर, राइट, 46 हमारा करेक्ट। CO2 400 किलो जूल। व्हेन कोल ऑफ प्योरिटी इज 60%, कोल की प्योरिटी कितनी है? 60%। इज अलाउड टू बर्न इन प्रेजेंस ऑफ इनसफिशिएंट ऑक्सीजन। ओके जनाब, ऑक्सीजन हमारे पास बहुत ज़्यादा नहीं है। 60% ऑफ कार्बन इज कन्वर्टेड इनटू CO, दैट्स इट, एंड द रिमेनिंग इज कन्वर्टेड इनटू CO2। एंड इन दोनों की रिएक्शन यहाँ पर लिखी हुई है। द हीट जनरेटेड व्हेन 0.6 किलोग्राम ऑफ कोल इज बर्न्ड इज। तो हो सकता है ऐसा क्वेश्चन आपने पहली बार देखा हो। अगर आपने ऐसा क्वेश्चन पहली बार देखा है तो बहुत ध्यान से इसको देखने की जरूरत है, इसको सुनने की जरूरत है। जो भी हम बोलने वाले हैं, जो भी हम समझाने वाले हैं, बहुत ही ध्यान से इसको समझना है। तो चलिए जनाब क्वेश्चन को हम आगे करते हैं, बहुत ही ध्यान से देखते हुए जाना है। द हीट जनरेटेड व्हेन 0.6 किलोग्राम ऑफ कोल, आपको कोल का वेट दिया हुआ है एंड साथ में कोल की प्योरिटी भी दी हुई है 60%, 100% प्योरिटी नहीं है। तो जनाब किलोग्राम को पहले ग्राम में कन्वर्ट कर लेते हैं हम, 600 ग्राम्स, राइट, 600 ग्राम्स हो जाएगा। प्योरिटी क्या है? 60%। तो जनाब 60% प्योरिटी, तो ये दैट मीन्स 360 ग्राम कोल है आपके पास जो प्योर है, 360 ग्राम कोल आपके पास प्योर है। इसको हम रफ करते हैं थोड़ा सा, यस, इसको भी हटा देते हैं, ब्यूटीफुल। नाउ अब आपके पास क्या है? जो 360 ग्राम प्योर कोल है उसमें से भी 60% इज अलाउड टू बर्न इन प्रेजेंस ऑफ इनसफिशिएंट ऑक्सीजन। दोनों को देखिए, इनसफिशिएंट ऑक्सीजन के केस में CO का फॉर्मेशन हो रहा है। तो जनाब ये रही आपकी रिएक्शन इनसफिशिएंट ऑक्सीजन वाली। ओके, तो जनाब 360 का भी 60% हमको करना पड़ेगा। 360 का भी जैसे ही हम 60% करेंगे, जस्ट अ सेकेंड, ओके, इसको हम रफ करते हैं। सबसे पहले हमको मोल्स निकालने पड़ेंगे। तो जनाब मोल्स के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? मोल्स ऑफ कार्बन, वेट ऑफ कार्बन अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, दैट इज 12। तो पहले तो हम पेन लेते हैं, मोल्स ऑफ कार्बन, प्योरिटी पर ही फोकस करना है। अब 360 ग्राम, यहाँ पर हम प्योर कार्बन की बात कर रहे हैं, डिवाइडेड बाई 12, दैट मीन्स 30 मोल है कार्बन जो कि प्योर स्टेट में है, राइट, 30 मोल, 12 3 36, यस, 30 मोल्स आपके पास हैं कार्बन के। यस, सही हो चुका है, अभी तो कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है, बहुत ही अच्छी बात है। अब हम अपना पेन चेंज कर लेते हैं,
ये लोग कर लेते हैं। दोबारा से देखिए, व्हेन मोल ऑफ प्योरिटी 60% हो चुका है जनाब, इन प्रेजेंस ऑफ इनसफिशिएंट ऑक्सीजन 60% ऑफ कार्बन इज कन्वर्टेड इनटू CO, यानी कि जनाब जितने मोल्स हैं उसके भी 60% CO में कन्वर्ट होने वाले हैं। यानी कि जनाब इस रिएक्शन में कितने मोल्स लगेंगे, क्योंकि यही तो रिएक्शन है जनाब इनसफिशिएंट ऑक्सीजन की, जहां पर CO यानी कि कार्बोनिल का फॉर्मेशन हो रहा है। तो 30 इंटू 60%, इस तरीके से आप करेंगे तो जनाब डेफिनेटली 18 आपको निकल कर आने वाला है। ओके, तो जनाब यहाँ पर 18 मोल्स यूज होने वाले हैं एंड इस रिएक्शन में यूज हो जाएंगे 12 मोल्स, यानी कि 30 माइनस 18 दैट इज 12 मोल्स CO2 का फॉर्मेशन करेंगे, 18 मोल्स CO का फॉर्मेशन करेंगे, राइट? यस, हो गया। अब जनाब पूछा क्या गया है हमसे, द हीट जनरेटेड, क्या आपने इस पर नजर दौड़ाई थी? नहीं दौड़ाई थी तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना सीखिए, अदरवाइज फंसे रह जाएंगे उसमें। द हीट जनरेटेड व्हेन 0.6 किलोग्राम ऑफ, सब कुछ आपने कर लिया है। 12 मोल्स थे इसके, 12 इंटू 400 प्लस 18 इंटू 100 दैट्स इट। करिए, 12 इंटू 400 किलो जूल है तो यूनिट की कोई टेंशन हमको है नहीं, प्लस 18 इंटू 100 12 चौके 48 प्लस 1800, जब आप इसको ऐड करेंगे तो जनाब आने वाला है 6600। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर डी इज गोइंग टू बी द करेक्ट वन। 1.84 मिलीग्राम सैंपल ऑफ पॉलीहाइड्रिक एल्कोहलिक कंपाउंड X of molar mass 92 gram per mole gave 1.344 ml of H2 gas at STP. The number of alcoholic hydrogen present in the compound X. ओहो, बड़े ही अजीब शब्द हैं, पढ़ के ही डर लग गया हमको, कैसे करेंगे अब हम, राइट? ऐसा आपके दिमाग में चल रहा होगा, बट वेट करिए, सब कुछ क्लियर हो रहा होगा, राइट? तो जनाब बहुत ही ध्यान से समझने का प्रयास करिए। यहाँ पर सबसे पहले तो आपको चाहिए होंगे H2 के मोल्स, मैंने कहा H2, H नहीं, सबसे पहले आपको चाहिए होंगे H2 के मोल्स एट STP। पता है आपको क्या फॉर्मूला होता है? मोल्स इक्वल टू वॉल्यूम, जो आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा, वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम एट STP, दैट मीन्स 22/4, राइट? तो चलिए जनाब करते हैं, 1.344 ml आपको दिया गया है। ओके, तो वॉल्यूम ऑफ मोल्स ऑफ H2 एट STP, इसको हम रफ करते हैं सबसे पहले। ओके, एंड हम रेड पेन लेकर आएंगे, रेड नहीं है, मोल्स ऑफ H2 एट STP, चलिए भाई ये भी लिख देते हैं हम, क्या है जनाब? 1.344 ml, 1.344 ml डिवाइडेड बाई 22.4 लीटर होता है। इसको हम ml में कन्वर्ट करेंगे क्योंकि जनाब ऊपर भी ml ही है, तो 22.4 को हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डेफिनेटली 22400 आने वाला है। ओके, दैट्स इट। एंड जनाब इसको सॉल्व करना पड़ेगा आपको। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो जनाब आने वाला है 5.995 इंटू 10 टू द पावर -5, दैट्स इट, ये आपको मिलने वाला है। ओके, यहाँ पर हमने बोला था मोल्स ऑफ H2, बट अभी आपको चाहिए मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, तो यहाँ पर आपको इसको 2 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। ओके, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, चलिए करते हैं। ओके जनाब, तो आप करके देख सकते हैं, इसका आने वाला है 1.199 इंटू 10 टू द पावर -4, ये आने वाले हैं मोल्स ऑफ हाइड्रोजन यानी कि H। ओके, दोबारा से क्वेश्चन को पढ़िए, कहीं पे डाउट है समझ में आएगा आपको। 1.84 मिलीग्राम सैंपल ऑफ पॉलीहाइड्रिक एल्कोहलिक कंपाउंड X ऑफ मोलर मास 92 ग्राम पर मोल, ओके, गिव दैट्स इट द नंबर ऑफ एल्कोहलिक हाइड्रोजन प्रेजेंट। जनाब आपको पता होना चाहिए नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स ही रिप्रेजेंट करेंगे नंबर ऑफ एल्कोहलिक हाइड्रोजन प्रेजेंट इन कंपाउंड X, राइट? नंबर ऑफ एल्कोहलिक हाइड्रोजन, ओके, तो आपको पता होना चाहिए कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन ही रिप्रेजेंट करेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एल्कोहलिक हाइड्रोजन, राइट? तो जनाब एक बार फिर से हम रिपीट करते हैं, बहुत ही ध्यान से सुनिए। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन रिप्रेजेंट करेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एल्कोहलिक हाइड्रोजन्स प्रेजेंट इन 1.8 फ्रॉम मिलीग्राम ऑफ पॉलीहाइड्रिक एल्कोहलिक कंपाउंड, राइट? दैट्स इट, वेरी सिंपल। अब जनाब हमें क्या करना होगा? अब हमें मोल्स निकालने पड़ेंगे, मोल्स ऑफ कंपाउंड X, यानी कि जनाब वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, तो डेफिनेटली वेट ऑफ कंपाउंड X डिवाइड बाई वेट मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कंपाउंड X। तो बेसिकली यहाँ पर हम मोल्स लिखते हैं, आप यहाँ पर X भी लिख लीजिएगा। वेट ऑफ X क्या दिया हुआ है? 1.84 मिलीग्राम,
इसको हमें ग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 1.84 इंटू 10⁻³ करना पड़ेगा, तो जनाब मिलीग्राम ग्राम में कन्वर्ट हो जाएगा। दैट्स इट। डिवाइडेड बाई मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूलर वेट जनाब क्या होगा, इसका दिया हुआ है 92। दैट्स इट। ये क्या आ चुका है, मोल्स आ चुके हैं आपके पास। ओके, तो जनाब जैसे ही आप इसको सॉल्व करेंगे 1.84 इंटू 10⁻³ डिवाइड बाई 92, जैसे ही आप इसको सॉल्व करने वाले हैं तो आपको मिलेगा जनाब 2। ऑब्वियसली आप देख पाएंगे, चलिए करके दिखाते हैं हम। इसको इधर लेकर आइए, यानी कि जनाब देखिए 1.84 इंटू 10⁻³ को और आप क्या लिख सकते हैं, 184 एंड निश्चित तौर पर 10⁻⁵, राइट। आपको समझ आ चुका है ये हमने कैसे लिखा है। ओके, डिवाइडेड बाई 92, 2 से जाएगा जनाब, क्या आएगा 2 इंटू 10⁻⁵ मोल्स आने वाले हैं। अब बहुत ही ध्यान से सुनिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एल्कोहलिक हाइड्रोजन अगर आपको पता करने हैं, राइट, तो आपको क्या करना होगा, तो हमें क्या करना होगा, देखिए इसको तो हम पहले लिखते हैं मोल्स। यस, मोल्स ऑफ हाइड्रोजन अपॉन, ध्यान से सुनिए, मोल्स ऑफ हाइड्रोजन अपॉन मोल्स ऑफ कंपाउंड एक्स, जो अभी अभी आपने निकाला है, ये आपने पहले ही निकाल लिया था। ओके, इसीलिए हमने कहा था इस क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से पढ़ते हुए चलना है, समझते हुए चलना है, क्योंकि जनाब क्वेश्चन लेंदी है एंड थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन बोलेंगे इसको। ओके, आपसे पूछा क्या गया है, इसको ध्यान से सुनिए। नंबर ऑफ एल्कोहलिक हाइड्रोजन प्रेजेंट इन द कंपाउंड एक्स, यानी कि नंबर ऑफ एल्कोहलिक हाइड्रोजन पर कंपाउंड एक्स, यानी कि आपको मोल्स ही रेशियो निकालना पड़ेगा, मोल्स ऑफ हाइड्रोजन डिवाइडेड बाई मोल्स ऑफ एक्स, राइट। मोल्स ऑफ हाइड्रोजन क्या है 1.199 इंटू 10⁻⁴ डिवाइडेड बाई 2 इंटू 10⁻⁵, 2 इंटू 10⁻⁵, ये जनाब चला जाएगा, ये जाएगा तो बचेगा क्या 10⁻1, ये ऊपर जाएगा, कंप्लीट 10 हो जाएगा। तो 1.1 जो है 1.199 है, वो हो जाएगा 11.99 डिवाइड बाई 2 जनाब 6 आने वाला है, राइट। 11.99 ऑब्वियसली जनाब 12 होगा, 12 डिवाइड बाई 2 6 होने वाला है। तो यस, यही जनाब हमारा सही आंसर होने वाला है, यानी कि आंसर इज 6। एक बार फिर से हम इस क्वेश्चन को समराइज करते हैं, रिपीट करते हैं, ताकि आपको समझने में कोई भी दिक्कत ना हो। ओके, क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है, आपने क्वेश्चन पढ़ लिया। अब आपको इतना पता चल चुका है कि हमें क्या चाहिए, नंबर ऑफ एल्कोहलिक हाइड्रोजन प्रेजेंट इन कंपाउंड एक्स, यानी कि एल्कोहलिक हाइड्रोजन आपको चाहिए इन कंपाउंड एक्स। तो एल्कोहलिक हाइड्रोजन, मोल्स ऑफ हाइड्रोजन अपॉन मोल्स ऑफ ये कंपाउंड एक्स आपको करना पड़ेगा, राइट। तो आपको अलग अलग मोल्स निकालने पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर तो जनाब कुछ दिया ही नहीं गया है। ओके, तो मोल्स ऑफ H2 एट HTP आपको निकालना पड़ेगा, क्योंकि उसके अलावा हमारे पास कुछ और है नहीं। HTP दिया हुआ है, वॉल्यूम दिया हुआ है, तो डेफिनेटली हम इसको सॉल्व करके मोल्स निकाल लेंगे। बट यहाँ पर आएंगे H2 के मोल्स, इसलिए हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हमको चाहिए मोल्स ऑफ हाइड्रोजन। दैट्स इट, आ गया जनाब। अब मोल्स ऑफ एक्स, कंपाउंड एक्स की बारी है, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। वेट हमको दिया गया है बट मिलीग्राम में था, इसलिए हमने ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 10 इंटू 10⁻³ से मल्टीप्लाई किया, डिवाइड बाई 92 इसलिए किया क्योंकि जनाब मॉलिक्यूलर वेट हमको दिया गया था। ठीक है जनाब, इसका भी आ गए मोल्स, इन दोनों का रेशियो लेंगे तो यस डेफिनेटली 6 आने वाला है, एंड जनाब यही होगा हमारा करेक्ट आंसर। Question number 2, 25th June, shift 2. The neutralization occurs when 10 ml of 0.1 molar acid A is allowed to react with 30 ml of 0.05 molar base. अच्छा, यहाँ पर एसिड और बेस दिया हुआ है, तो थोड़ा सा इसको भी रफ कर लेते हैं, है ना। ये तो समझ में आ ही चुका है आपको, कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए इस चीज़ों में। ओके, एसिड प्लस बेस की जब रिएक्शन कराते हैं तो क्या मिलता है आपको, सॉल्ट प्लस वाटर ना। यस, एसिड प्लस बेस जब रिएक्ट करता है तो सॉल्ट एंड वाटर आपको मिल रहा होता है। क्लियर है बात, ठीक है, ये हो गया बेसिक नॉलेज। आपसे पूछा गया है द बेसिसिटी ऑफ द एसिड। बेसिसिटी ऑफ द एसिड, देखिए बेसिसिटी का मतलब क्या हो जाने वाला है, बेसिसिटी का कुछ खास मतलब नहीं, सिर्फ और सिर्फ इतना मतलब है कि एन फैक्टर आपसे पूछा गया है, एसिड का एन फैक्टर या फिर हम बोले वैलेंसी फैक्टर। तो यहाँ पर बेसिसिटी का मतलब हो जाएगा एन फैक्टर ऑफ एसिड। अरे हाँ है ना, यस, आपको यही पता लगाना है। न्यूट्रलाइजेशन लिखा हुआ है, दैट मीन्स कंप्लीटली न्यूट्रलाइज हो जाने वाला है। इस केस में N1V1 वाला फॉर्मूला आप लगा देंगे, N1V1 इक्वल टू N2V2। अगर आपने रिडॉक्स चैप्टर के PYQs करे हैं 1 से 2 साल के, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि इस पर्टिकुलर फॉर्मूले के बारे में आप ना जानते। रिपीटेबल कॉन्सेप्ट है, कई बार रिपीट हुआ है, आगे भी रिपीट होने की प्रोबेबिलिटी रहने वाली है, तो पढ़ के जाना है ना। क्या क्या लिखा हुआ है देख लेंगे हम। 10 ml ऑफ 0.1 मोलर एसिड, तो 10 ml है, 0.1 मोलर एसिड है, बेस क्या है 30 ml एंड इसकी मोलरिटी क्या है 0.05 मोलर। क्लियर है बात। तो बेसिसिटी ऑफ द एसिड आपसे पूछी गई है, देखिए ये भी आपको दिया हुआ है MOH होल ट्वाइस। इस केस में एन फैक्टर क्या हो जाएगा 2। अरे हाँ है ना, एन फैक्टर 2 हो जाने वाला है बेस का। क्लियर है बात। और इसीलिए आपको एसिड नहीं दिया गया, अगर एसिड दिया जाता तो पूछते क्या, है ना। अगर एसिड दे देते तो पूछते ही क्या, क्योंकि आप एन फैक्टर देख कर ही बता रहे होते फिर।
दैट मीन्स लगने वाला है N1V1 इक्वल टू N2V2। नॉर्मेलिटी है ना, ये नॉर्मेलिटी के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर। तो दैट मीन्स मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर इंटू V1, समझ पाएंगे ना, एन फैक्टर ऑफ एसिड होने वाला है ये, एन फैक्टर ऑफ 1 M2 इंटू स्क्रीन ऐसे जाएगी क्या, थोड़ी सी थोड़ी ही गई है, दैट मीन्स आपको नीचे ही लिखना चाहिए एन फैक्टर ऑफ 2 दैट मीन्स बेस और V2। 1 को हमने एसिड माना है, 2 को हमने बेस माना है, ठीक है। चलिए एक बार हम इस क्वेश्चन को फटाफट से सॉल्व कर लेते हैं। अब M1 मोलैरिटी ऑफ एसिड कितनी है, 0.1 एन फैक्टर ऑफ एसिड आपको पता करना है तो n लिख लेंगे हम, ठीक है। V1 दिया हुआ है 10 ml, दोनों तरफ ml है तो ml को ml में रखेंगे, कैंसिल आउट हो जाने वाला है, ओके 10। M2 मोलैरिटी इसकी क्या है, 0.05 इनटू, दिखाई नहीं दे रहा, क्या देना चाहिए, एन फैक्टर ऑफ बेस क्या है 2, एन फैक्टर ऑफ बेस 2, इसका वॉल्यूम क्या है 30 ml, ओके इसका वॉल्यूम है 30 ml। बताइए क्या इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे, बिल्कुल कर लेंगे, बिल्कुल कर लेंगे ना, यस। देखिए एन को यहाँ पर रखते हैं, ये मल्टीप्लाई हुआ तो क्या हो जाएगा 1 हो जाने वाला है, 10 इंटू 0.1 1 होने वाला है, तो इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे हम। ये इससे मल्टीप्लाई हुआ 15 15 बना 75 75 है ना, 5 दूनी 10, नहीं कुछ तो गलती करी थी हमने, 3 दूनी 75 नहीं होगा भैया, 75 तो कहाँ से हो जाएगा, 5 दूनी 10 यानी कि 0.1 आने वाला है, 0.1 देन 30, ये 3 आ जाने वाला है, राइट। n इक्वल टू 3, तो भैया एन फैक्टर ऑफ एसिड या फिर बेसिसिटी ऑफ एसिड 3 आने वाला है, एंड यही आपका करेक्ट आंसर होगा। तो आप यहाँ पर 3 लिख पाएंगे, कलर येलो वाला ले लेते हैं हम, तो यहाँ पर आपको 3 लिखना पड़ेगा इस खाली जगह। कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, बिल्कुल कर सकते हैं, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको बहुत ज्यादा परेशान कर पाएगा, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, 0.01 मोलर KMnO4, इसको रफ कर लेंगे यहाँ से पहले, यहाँ से देखिए solution was added to 20 ml of 0.05 molar salt solution to a burette, okay। The initial reading of 50 ml burette is 0, initial reading 0 है और कैपेसिटी कितनी है 50 ml, okay। The volume of KMnO4 solution left लिखा गया है भैया, ध्यान रखिएगा, लेफ्ट लिखा गया है ना। जो आप निकालेंगे N1V1 करके, N1V1 वाला फॉर्मूला यहाँ पर भी लगेगा, अरे बिल्कुल लगेगा यार, N1V1 इक्वल टू N2V2। ध्यान से देखिए क्यों लगेगा, इधर आइए, क्या लिखा हुआ 0.01 मोलर KMnO4 सॉल्यूशन वाज एडेड टू 20 ml ऑफ 0.05 मोलर मोर सॉल्वेंट, है ना। तो यहाँ पर न्यूट्रलाइजेशन ही तो होने वाला है एट द एंड, तो क्या होने वाला है देखिए ध्यान से, N1V1 आप करेंगे तो यहाँ पर भी M1 यानी कि मोलैरिटी लेकर आनी पड़ेगी हमको, M1 इंटू एन फैक्टर ऑफ KMnO4 इंटू V1 क्या हो जाएगा, चलिए V1 लिख देते हैं पहले, V1 एंड देन इसी प्रकार से आप यहाँ पर भी कर पाएंगे, ठीक है। दैट मीन्स M2 इंटू एन फैक्टर ऑफ मोर सॉल्ट इंटू वॉल्यूम ऑफ मोर सॉल्ट, ठीक है। तो यहाँ पर हम वैल्यूज पुट करने वाले हैं, बहुत ज़्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं है पर्टिकुलर क्वेश्चन में, ओके। ये हो जाएगी मोलैरिटी 0.01 KMnO4 की बात कर रहे हैं हम इस तरफ, एन फैक्टर ऑफ KMnO4 क्या होने वाला है, एसिडिक कंडीशन है जनाब 5 हो जाएगा, है ना। एन फैक्टर ऑफ KMnO4 V1 क्या है इसका 20 ml, ध्यान दीजिएगा 20 ml है इसका। N2 आप निकालेंगे, N2 के लिए क्या करना पड़ेगा, मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर, मोलैरिटी क्या है इसको भी यार लिख ही देते हैं यहाँ पर, अदरवाइज कंफ्यूजन हो सकता है, आपको पीछे ना छोड़े, है ना। स्क्रीन पे लेकर आएंगे इसको भी, M2 इंटू एन फैक्टर ऑफ 2 दैट मीन्स V2, क्लियर है बात। चलिए अब येलो पेन ले लेते हैं, मोर सॉल्ट का एन फैक्टर क्या होता है 1 होता है ना, मोर सॉल्ट का एन फैक्टर 1 होता है, बट मोलैरिटी कितनी दी हुई है 0.05 इंटू एन फैक्टर 1 हो जाने वाला है, एंड यही V2 आपसे पूछा गया है, ये नहीं पूछा गया है, ये तो वो आएगा जो आप यहाँ पर यूज करने वाले हैं, टाइट्रेशन में जो वैल्यू का आप यूज करेंगे वही आएगा, बट आपसे पूछा गया है सॉल्यूशन, सॉरी KMnO4 वॉल्यूम लेफ्ट, हाँ है ना, लेफ्ट यानी कि 50 से आपको माइनस करना पड़ेगा, 50 से आपको माइनस करना पड़ेगा भैया। चलिए पहले V2 निकालते हैं, इसको जब आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे 0.01 मल्टीप्लाइड बाई 5, 0.05 ही हो जाने वाला है, 0.05 हो जाएगा, यानी कि इन दोनों को आप इससे कैंसिल आउट कर सकते हैं, दैट मीन्स V2 की वैल्यू 20 ml आ जाने वाली है, बट आपसे पूछा गया सॉल्यूशन वॉल्यूम लेफ्ट, दैट मीन्स 50 माइनस 20 इक्वल टू 30 आएगा, एंड यही आपका करेक्ट आंसर हो जाने वाला है 30 ml। अरे हाँ या ना, यस। SO2Cl2 ऑन रिएक्शन विद एक्सेस ऑफ वाटर रिजल्ट्स इनटू एसिडिक मिक्सचर, एंड यस ये आपको रिएक्शन दी हुई है, क्या बन रहा है जनाब देख लेंगे, SO2Cl2 की रिएक्शन हो रही है H2O के साथ, तो H2SO4 बन रहा है एंड HCl बन रहा है, दोनों ही एसिड हैं, यस। 16 मोल्स ऑफ NaOH इज रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन ऑफ द रिजल्टेंट एसिडिक मिक्सचर। तो ये जो एसिडिक मिक्सचर बना है ना, इसको कंप्लीट न्यूट्रलाइज करने के लिए 16 मोल्स ऑफ NaOH की जरूरत हमको पड़ रही है ना। तो आपसे पूछा गया है द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ SO2Cl2 यूज्ड इज, ओके। तो चलिए मान लेते हैं x यूज हुए हैं, है ना, मान लेंगे x नंबर ऑफ मोल्स ऑफ SO2Cl2 इज यूज्ड, क्लियर है बात। हमने ये क्यों माना, देखिए बड़ी ही ध्यान से आपको स्क्रीन पे देखते रहना है ना। 1 मोल SO2Cl2 आपके पास है, चलिए वहां तक पहुंचते हैं। अभी पहले देखिए H2SO4 में क्या है,
H2SO4 में 2H+ है या नहीं है, बोलिए, है ना? यस। HCl में क्या है? HCl में जनाब एक H+ होता है, और यहाँ पर तो 2HCl लिखा हुआ है, और यहाँ पर 2HCl लिखा हुआ है, इसका मतलब यहाँ पर भी 2H+ हो जाने वाला है। दैट मीन्स टोटल कितना हो गया? 4H+। अरे हाँ है ना, यानी कि 1 मोल SO2Cl2 से, देख पा रहे ना यहाँ पर स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है SO2Cl2 का, यानी कि 1 मोल SO2Cl2 से 4 मोल H+ हमको मिल रहे हैं। अरे हाँ या ना? दैट मीन्स अगर हम ये लिख दें कि x मोल SO2 जस्ट अ सेकेंड, सही तरीके से लिखते हैं, x मोल SO2Cl2 से क्या मिल रहा है? 4x, राइट, 4x मोल H+। अरे भैया एसिड है तो H+ ही तो देगा। यस। अब आपसे पूछा गया है 16 मोल्स ऑफ NaOH रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन ऑफ द रिजल्टेंट एसिडिक मिक्सचर, यानी कि NaOH क्या देगा? Na+OH-, यानी कि यहाँ पर भी एक OH- है। दैट मीन्स 16 मोल्स ऑफ NaOH का मतलब हो जाएगा कि 16 मोल्स ऑफ H+ भी चाहिए हमें। अरे हाँ या ना? 16 मोल्स ऑफ NaOH इज रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन ऑफ द 16 मोल्स ऑफ H+। समझ पा रहे हैं बातों को? समझना पड़ेगा। दैट मीन्स 4x की वैल्यू क्या हो जाने वाली है? 16। अरे हाँ या ना? कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, है ना? 16 मोल्स ही तो होने वाले हैं। 16 मोल्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? 4x। दैट मीन्स x की वैल्यू क्या आ जाने वाली है? 4। x इक्वल टू 4 हो जाने वाला है। x आपने क्या माना था? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ SO2Cl2 यूज्ड। तो बताइए ऑप्शन नंबर सी को टिक करने में कोई दिक्कत है? नहीं है। 20 ml ऑफ 0.02 मोलर K2Cr2O7 सॉल्यूशन इज यूज्ड फॉर द टाइट्रेशन। भैया इतने क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना टाइट्रेशन से, टाइट्रेशन एंड न्यूट्रलाइजेशन के इतने क्वेश्चन पूछे जाते हैं रिडॉक्स चैप्टर से कि हम आपको क्या बताएं, है ना? टाइट्रेशन ऑफ 10 ml ऑफ Fe2+ सॉल्यूशन इन द एसिडिक मीडियम। अच्छा जी, एसिडिक मीडियम, चलिए करते हैं। एंड आपको एसिडिक मीडियम क्यों बताया गया ये आपको पता चल जाएगा। आपको दोनों के इक्विवेलेंट सेम करने हैं, है ना? इसके K2Cr2O7 इक्विवेलेंट ऑफ K2Cr2O7 इज इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ क्या है? Fe2+। अच्छा जी, इक्विवेलेंट ऑफ Fe2+ सॉल्यूशन। क्लियर है बात? यस। फॉर्मूला पता है N1V1 इक्वल टू N2V2, यही करना होगा हमको इक्विवेलेंट। अरे पता होना चाहिए भैया, पता होना चाहिए। N1V1 इक्वल टू N2V2 हम कर रहे होंगे इसके लिए। N नॉर्मेलिटी, इसके लिए क्या कर सकते हैं? मोलैरिटी इंटू N फैक्टर। अरे हाँ या ना? नॉर्मेलिटी के लिए हम मोलैरिटी इंटू N फैक्टर करने वाले हैं। N फैक्टर किसका? K2Cr2O7 का, है ना? NF1 लिख देते हैं यहाँ पर हम। V1 एज इट इज रहेगा, और यहाँ पर भी तो M2 इंटू N फैक्टर कर लेना चाहिए हमको, देन V2। अरे हाँ या ना? समझ सकते हैं ना इन बातों को? बिल्कुल समझ सकते हैं। मोलैरिटी क्या है इसकी? दी हुई है हमको 0.02। चलिए 0.02 लिखेंगे, 0.02। N फैक्टर क्या होता है भैया? इसका N फैक्टर होता है 6। एसिडिक मीडियम लिखा हुआ है, N फैक्टर इसका 6 हो जाने वाला है। क्लियर है बात? 6। V1 कितना है? V1 कितना है भैया? 20 ml है। V1 ml में ही रखेंगे क्योंकि इस तरफ भी ml में ही आ जाएगा, है ना? ठीक है, तो 10 ml यहाँ पर है Fe2+ सॉल्यूशन। अच्छा जी, तो मोलैरिटी आपसे पूछी गई है, यानी कि M2 पूछा गया है। N फैक्टर का क्या हो जाएगा बताइए? और इसका N फैक्टर क्या हो जाएगा? इसका N फैक्टर हो जाने वाला है 1। N फैक्टर निकालना आना चाहिए। N फैक्टर वैलेंसी फैक्टर सेम ही बात है, तो आपको आना चाहिए। P2 10 ml दिया हुआ है, तो करिए सॉल्व। इनको सॉल्व करेंगे हम तो 10 से ये जाएगा तो 2 बचने वाला है। 2 to the 4 4 6, यानी कि 24 आ जाएगा क्या? 2 to the 4 24, दैट मीन्स 0.24 आने वाला है M2। कैसे पूछा गया है आपसे? 10 to the power -2 में पूछा गया है, तो यस इसको हम 24 इंटू 10 to the power -2 भी लिख सकते हैं। तो आपका सही आंसर हो जाने वाला है 24। यस, आपको यहाँ पर 24 लिख देना है एंड 4 नंबर आपको मिल जाएंगे। असर्शन एंड रीजन। असर्शन क्या है? परमैंगनेट टाइट्रेशंस आर नॉट परफॉर्म्ड इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो ये बात तो सही लिखी है, बट क्यों सही लिखी हुई है अभी आपको एक्सप्लेन करते हैं। क्लोरीन इज फॉर्म्ड एज ए कंसिक्वेंस ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। यस, ये बात बिल्कुल सही है, यानी कि असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, एंड इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। हम परमैंगनेट टाइट्रेशंस, देखिए क्या लिखा हुआ है? परमैंगनेट टाइट्रेशंस आर नॉट परफॉर्म्ड इन प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड के प्रेजेंस में हम परमैंगनेट टाइट्रेशन का यूज नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? देखिए क्या रिएक्शन होने वाली है। KMnO4 प्लस HCl प्लस MnCl2 गिव्स HCl H2O एंड Cl2, जो आपको रीजन में दिया हुआ है। Cl2 गैस बन जाती है भैया। देखिए क्लोरीन इज फॉर्म्ड एज अ कंसिक्वेंस ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि HCl का ऑक्सीडेशन हो जाता है। देखिए यहाँ पर H+ होने वाला ना, H+ यानी कि Cl नेगेटिव है। Cl नेगेटिव, Cl -1 से Cl 0 में जा चुका है ना, -1 से 0 ऑक्सीडेशन हो रहा है। यही तो आपसे कहा गया है, क्लोरीन इज फॉर्म्ड एज अ कंसिक्वेंस ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। यस, एंड इसी की वजह से हम परमैंगनेट टाइट्रेशंस परफॉर्म नहीं करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अरे हाँ या ना? क्योंकि ये सब बन जा रहा है ना। अब इसको आप वो क्या कर सकते हैं? बैलेंस कर सकते हैं। अगर करने का मन है तो कर लीजिएगा, बाकी आपको ये थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए। क्लियर है बात? तो असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, इसका एक्सप्लेनेशन भी करेक्ट है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाने वाला है। कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है जनाब, 3 पेयर दिए हुए हैं, हमने देख भी लिए। आगे बताइए क्या करना है। द पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन डिजेनरेट ऑर्बिटल्स। डिजेनरेट ऑर्बिटल्स
इसका रूल क्या है, इनके बारे में आप क्या जानते हैं? डिजेनरेट ऑर्बिटल्स के बारे में अगर आप कुछ नहीं जानते जनाब जीवन में समस्या है, जानिए। चलिए यहाँ पर हमको 2 रूल लिख कर दे रहे हैं जिसकी हेल्प से आप इस क्वेश्चन को क्रैक कर पाएंगे। और डीजेनरेट की स्पेलिंग क्या होगी जनाब, यहाँ से देख कर लिख लेते हैं हम, डीजेनरेट ऑर्बिटल्स, राइट। 2 रूल है जनाब, n प्लस एल की वैल्यू सेम होनी चाहिए, ध्यान रखना है, n प्लस एल की वैल्यू सेम होनी चाहिए, एंड जनाब m डिफरेंट होना चाहिए, राइट। m की वैल्यू डिफरेंट होनी चाहिए, या फिर हम बोले ml भी कर सकते हैं आप। और डिजेनरेट ऑर्बिटल्स, अगर आपकी शॉर्ट नोट कॉपी में इसके बारे में कुछ नहीं लिखा है ना जनाब, तो जाकर लिखिए, अभी इस वीडियो को पॉज करिए, शॉर्ट नोट कॉपी ओपन करिए एंड इसको लिखिए। और डिजेनरेट ऑर्बिटल्स आपके पास ये 2 रूल होने चाहिए, n प्लस एल की वैल्यू सेम होनी चाहिए, m की वैल्यू डिफरेंट होनी चाहिए। देखिए जनाब इन 3 पेयर्स में से ऐसा कौन है जो इस रूल को फॉलो कर रहा है। ए को देखिए, n इक्वल टू 3 यानी कि 3 प्लस 1 4 हो जाएगा, 3 प्लस 2 5 हो जाएगा, n प्लस एल की वैल्यू सेम नहीं है तो डेफिनेटली ये वाला आंसर नहीं होने वाला, ऑब्वियसली गलत हो जाएगा। 3 प्लस 1 4 होता है, 3 प्लस 2 5 होता है, तो जनाब ये 4 एंड 5 डिफरेंट होते हैं। बी को देखिए, n इक्वल टू 3 एल इक्वल टू 5 यानी कि 3 प्लस 2 5, 3 प्लस 2 5, n की वैल्यू n प्लस एल की वैल्यू सेम आ चुकी है। और अब बारी है m की वैल्यू डिफरेंट होनी चाहिए, यस जनाब, -2 -1 डिफरेंट है, तो यस यही है जिसको हम ढूंढ रहे थे अभी तक, बी। बट आपको ऑप्शन बी मार्क नहीं करना है, ऑप्शन जनाब यहाँ पर दिए हुए हैं, आगे भी देखिए। सी, पेयर नंबर सी को देखिए, n इक्वल टू 4 एल इक्वल टू 2, 4 प्लस 2 6, 3 प्लस 2 5, यहीं से गलत हो गया, हटा दीजिए इसको। तो जो 3 पेयर दिए हुए थे उसमें से दूसरा पेयर यानी कि पेयर नंबर बी वो है जो डिजेनरेट ऑर्बिटल्स के रूल्स को फॉलो कर रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन नंबर बी सही होगा जनाब। जस्ट अ सेकेंड, ऐसी गलती नहीं करनी है जो हमने करी है अभी तक। क्वेश्चन को मार्क करते टाइम जनाब 2 सेकंड का अगर वेट 2 सेकंड का टाइम अगर आप ज़्यादा भी ले लेंगे ना तो कोई दिक्कत नहीं है, +4 मिलना चाहिए। अगर आप कॉन्सेप्ट आता है, अगर आपने क्वेश्चन पे टाइम स्पेंड किया है तो जनाब आपको +4 मिलने चाहिए, राइट। तो 2 सेकंड एक्स्ट्रा लीजिए बट करेक्ट मार्क करिए, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाने वाला है, राइट। If the radius of the third Bohr orbit of hydrogen atom is r3 and the radius of fourth Bohr orbit is r4, then okay, तो आपको रिलेशन बताना है यहाँ पर, राइट। जनाब यहाँ पर रेडियस का फॉर्मूला भी आपको पता होना चाहिए, क्या होता है फॉर्मूला, r इक्वल टू आर नॉट, आर नॉट क्या है यहाँ पर, बोर रेडियस, राइट, एन स्क्वायर बाई जेड, आर इक्वल टू आर नॉट एन स्क्वायर बाई जेड, ओके, ये हो गया है फॉर्मूला। और यहाँ पर हाइड्रोजन एटम है तो बहुत ही आसान हो गया क्योंकि जनाब जेड की वैल्यू तो 1 हो जाने वाली है, सिंपल। ओके, इफ द रेडियस ऑफ द थर्ड ऑर्बिट यानी कि r3, थर्ड ऑर्बिट की रेडियस क्या होने वाली है, आर नॉट को एज इट इज रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। एन स्क्वायर यानी कि कौन सी ऑर्बिट है, थर्ड है, तो 3 का स्क्वायर जनाब क्या होने वाला है, 9 डिवाइडेड बाई 1, क्योंकि जनाब जेड यानी कि एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है, 1। तो r3 इज इक्वल टू आर नॉट इंटू 9, r3 इज इक्वल टू 9 आर नॉट, ओके, गॉट इट। आगे देखिए, r4 क्या होने वाला है, r4, क्योंकि जनाब यहाँ पर फोर्थ ऑर्बिट एंड थर्ड ऑर्बिट के बीच में आपको रिलेशन बताना है, तो आर नॉट तो एज इट इज रहेगा, जेड की वैल्यू यहाँ पर भी बना जाएगी तो उसको निगलेक्ट कर सकते हैं हम। एन स्क्वायर यानी कि फोर्थ ऑर्बिट यानी कि 4 का स्क्वायर क्या होने वाला है, इंटू 16, राइट। r4 इज इक्वल टू 16 आर नॉट, ओके। अब जनाब r3 एंड r4 के रिलेशन निकालने के लिए आपको आर नॉट को गायब करना पड़ेगा, ओके। यहाँ पर आर नॉट की वैल्यू r3 के अकॉर्डिंग क्या होगी, ठीक है, छोटी मोटी मैनिपुलेशन है, आप फटाफट से कर पाएंगे क्योंकि जनाब आप मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं। आर नॉट इक्वल टू r3 डिवाइड बाई 9, ओके, तो यही आर नॉट की वैल्यू आप इसमें रख दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा, सिंपल है यार। r4 इज इक्वल टू 16 इंटू r3 डिवाइडेड बाई 9, r4 इज इक्वल टू 16 बाई 9 इंटू r3, क्या कहीं पर आपको नजर आ रहा है, डेफिनेटली यस, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। मैनिपुलेट जनाब आप बचपन से सभी को करते आ रहे हैं, कई जगह आपने मैनिपुलेट करने का प्रयास किया है, कहीं कहीं पर आप असफल हुए हैं, कहीं कहीं पर सफलता भी मिली है। जनाब यहाँ पर मैनिपुलेशन सीख लीजिए, 100% सफल हो जाएंगे। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, तो बेसिकली ये स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है जनाब, -1 लेकर बैठा है सभी को देने के लिए। 5 स्टेटमेंट यहाँ पर लिखे हुए हैं, उनमें से आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है, यानी कि कितने स्टेटमेंट सही है, ABCD 4 ऑप्शन आपके पास दिए हुए हैं एंड आपको बताने हैं कि 5 में से कितने स्टेटमेंट सही है। बेसिकली एक क्वेश्चन में लपेट कर आपसे 5 क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं, पूरा कॉन्सेप्ट आपसे पूछ लिया गया है, तब जाकर आपको 4 नंबर इस क्वेश्चन में मिलेंगे। तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, पूरा ध्यान स्क्रीन पर रखिए, पूरा फोकस स्क्रीन पर रखिए, आंखों में आंखें डालकर समझने का प्रयास करिए। चलिए फिलहाल के लिए हम ऑप्शन नंबर ए को पढ़ते हैं, सॉरी स्टेटमेंट ए को पढ़ते हैं। द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n इज अ पॉजिटिव इंटीजर विद वैल्यूज ऑफ n इक्वल टू 1 2 3, बिल्कुल सही है जनाब, कुछ भी यहाँ पर गलती नहीं है, स्टेटमेंट ए सही हो जाएगा। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जिसको हम n बोलते हैं वो हमेशा पॉजिटिव ही होता है, यानी कि n इक्वल टू 1 2 3 एंड सो ऑन, ग्रेट। नाउ बी को देखिए जनाब,
द एजीमुथल क्वांटम नंबर यानी कि एल फॉर अ गिवन एन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को हम एन बोलते हैं। आपने यहाँ पर भी देखा, यहाँ पर भी देख लीजिए, कैन हैव वैल्यूज एज एल इक्वल टू 0 1 2। नहीं जनाब, ये हो जाएगा गलत। कैसे होता है देखिए, फॉर एल एन इज इक्वल टू, देखिए एल के लिए क्या होता है 0 1 2 करते करते जनाब एन माइनस 1 होगा, राइट, ये होता है सही। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, एन लिखा हुआ है, तो ऑब्वियसली ये गलत हो जाएगा, एन माइनस 1 होना चाहिए था, राइट। एल की जनाब ये करेक्ट वैल्यू होने वाली है। ओके, और इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, फिर आपको एक और कॉन्सेप्ट बताएंगे हम पिछले क्वेश्चन में जो हमसे छूट गया है, तो देखने के बाद हमको याद आ गया। नाउ स्टेटमेंट सी को देखिए, मैग्नेटिक ऑर्बिटल क्वांटम नंबर यानी कि एम, ये भी पता होना चाहिए आपको। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर दैट इज एन, एजीमुथल क्वांटम नंबर दैट इज एल। अभी तक आप एल एम एन पढ़ते हुए आ रहे थे, बट यहाँ पर थोड़ा सा अपडेट करिए। मैग्नेटिक ऑर्बिटल क्वांटम नंबर दैट इज एम फॉर अ पर्टिकुलर एल हैज 2l+1 वैल्यूज। क्या ये सही है? 2l+1 वैल्यूज समझने का प्रयास करते हैं। एम की वैल्यू जनाब क्या होती है, -l to l, राइट, -l to l, सॉरी -l to +l लिखिए तो ज़्यादा समझ में आएगा, राइट, -l to +l, ये पॉसिबल वैल्यूज हैं एम की। ओके, इंक्लूडिंग जीरो, यहाँ पर भी जीरो तो आएगा, जब आप माइनस से प्लस की तरफ आएंगे तो बीच में आपको जीरो भी मिलेगा, उसको भी इंक्लूड करते हुए चलना है। ओके, तो ऑब्वियसली 2l+1 हो जाने वाला है, एक l इस तरफ से, एक l इस तरफ से, 2l+1 जीरो की वजह से हो रहा है, तो डेफिनेटली 2l+1 ही होने वाला है। अगर आप एग्जाम्पल के लिए समझना चाहते हैं जनाब देखते हैं, 2 मान लेते हैं यहाँ पर, ठीक है, -2 -1 जीरो आएगा, 1 2 बस 5 हो गया जनाब, -2 यानी कि -l to +l। तो ऑब्वियसली आप देख पाएंगे 2l+1 करिए, ऑब्वियसली 5 ही आने वाला है, l की वैल्यू यहाँ पर 2 रखिए, +1 करिए, 5 ही आने वाला है। तो डेफिनेटली आपको यहाँ पर समझ में आ चुका है 2l+1 वैल्यूज होने वाली है एम की। तो ऐसे करिए यस, यानी कि स्टेटमेंट सी भी सही है। अब स्टेटमेंट डी को देखिए, +-1/2 आर द टू पॉसिबल ओरिएंटेशंस ऑफ इलेक्ट्रॉन स्पिन, तो ये भी सही है, +1/2 या फिर -1/2, यही दो पॉसिबल स्पिन होती हैं। ओके, यानी कि स्टेटमेंट बी तो गलत हो गया है, बट ए सी एंड डी सही हैं। लास्ट को भी देखिए, स्टेटमेंट डी, सॉरी स्टेटमेंट ई, फॉर l = 5 देयर विल बी अ टोटल ऑफ 9 ऑर्बिटल्स। अभी अभी आपने फॉर्मूला पढ़ा है, देख लीजिए, l = 5, 2l+1 आपने फॉर्मूला पढ़ा है, l = क्या है 5, तो 5 × 2 10 + 1, ये तो जनाब 11 आ गया, 11 होगा, बट यहाँ पर तो 9 लिखा हुआ है, तो डेफिनेटली ये वाला हो जाएगा गलत। स्टेटमेंट ए सी एंड डी आपके सही हैं, ए सी डी सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। तो बेहद ही लाजवाब क्वेश्चन था जनाब ये, 1 से 2 बार प्रैक्टिस मस्ट है इसकी, सब कुछ समझते हुए चलिए, जो भी कॉन्सेप्ट बताया जा रहा है उसको भी कंप्लीट करते हुए आगे चलना है, राइट। ये सभी फॉर्मूले को शॉर्ट नोट्स कॉपी में नोट करिए, आगे समझ में भी आना चाहिए। आपको ये भी पता होना चाहिए कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एन होता है, एजीमुथल क्वांटम नंबर एल होता है, एंड मैग्नेटिक ऑर्बिटल क्वांटम नंबर को हम एम बोलते हैं, राइट। Which of the following is the correct plot for the probability density chi square as a function of distance r on the electron from the nucleus? तो आपको ये पता होना चाहिए कि chi स्क्वायर हमेशा ही पॉजिटिव होने वाला है, तो जो भी निगेटिव है उसको हटा दीजिए। ऑप्शन नंबर सी को निगलेक्ट कर सकते हैं हम, ऑप्शन नंबर ए बी डी को अभी करते हैं। कैसे करेंगे देखिए, 2s के केस में जनाब क्या है, n = 2 हो जाएगा, l = 0 है, n = जनाब 2 होगा, n = 2, l = 0, l = 0 कैसे होगा, क्योंकि जनाब s है, s में l = 0 होता है, p में l = 1 होता है, d में l = 2 होता है, एंड f के केस में l = 3 होता है, राइट। रेडियल नोड्स का फॉर्मूला लगाइए, रेडियल नोड्स क्या आएगा जनाब, n-l-1, n क्या है 2 है, l क्या है 0, -1, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आने वाला है n 1, सॉरी 1 का मतलब क्या है, एक बार ऐसे होगा, राइट। रेडियल नोड से ही आप इसको डिस्क्राइब कर पाएंगे जनाब। यहाँ पर तो n = रेडियल नोड्स की वैल्यू 0 आनी चाहिए था इसके लिए, तो ये भी नहीं होगा। n = 1 के लिए जनाब ये सही होगा, क्योंकि जनाब एक बार छू के वापस से ऐसे हो रहा है, राइट। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर भी सही है। बेसिकली आपको ये पता होना चाहिए कि साई स्क्वायर कभी भी निगेटिव नहीं होने वाला। ऑब्वियसली जनाब स्क्वायर की कौन सी वैल्यू निगेटिव हो जाती है, सारी पॉजिटिव रहती हैं। ओके, द वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन एंड अ न्यूट्रॉन विल बिकम इक्वल व्हेन द वेलोसिटी ऑफ द न्यूट्रॉन इज x टाइम्स द वेलोसिटी ऑफ न्यूट्रॉन। तो आपको वैल्यू ऑफ x बतानी है, चलिए बताते हैं, तो हम क्लियर करेंगे कि ये आपको समझ में आ चुका है, राइट। कि जनाब हमें यहाँ पर कैलकुलेशन भी करनी है, तो हमें थोड़ी सी स्पेस एक्स्ट्रा चाहिए ही चाहिए। लैम्डा = क्या होता है, h/mv, राइट, सिंपल है। तो लैम्डा इलेक्ट्रॉन = h/ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये हो जाएगा। बट आपने यहाँ पर क्या देखा, व्हेन द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज x टाइम्स द वेलोसिटी ऑफ न्यूट्रॉन, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज
एक्स टाइम्स वेलोसिटी ऑफ न्यूट्रॉन, तो एक्स टाइम्स वेलोसिटी ऑफ न्यूट्रॉन ये है अकॉर्डिंग टू गिवन क्वेश्चन, राइट। इसको हम यहाँ पर पुट करेंगे, आंसर तक पहुंच जाएंगे। देखिए लैम्डा इलेक्ट्रॉन इक्वल टू लैम्डा न्यूट्रॉन आप तभी कर सकते हैं जब ये हो, ठीक है। इसको यहाँ पर लेकर आते हैं, एच मास ऑफ इलेक्ट्रॉन वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू एच अपॉन मास ऑफ न्यूट्रॉन, जस्ट अ सेकेंड, यस, एंड वेलोसिटी ऑफ न्यूट्रॉन। अब जनाब इसको रिप्लेस करिए, वेलोसिटी ऑफ न्यूट्रॉन को आप x इंटू वेलोसिटी ऑफ न्यूट्रॉन से रिप्लेस करिए। यस जनाब करते हैं हम। वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन की जगह पर हम लिखने वाले हैं x इंटू वेलोसिटी ऑफ न्यूट्रॉन, राइट। एक बार फिर से हम पेन चेंज करेंगे ताकि आपको समझ में आए हम क्या करने वाले हैं। h यहाँ से जाएगा, h यहाँ से जाएगा, क्योंकि जनाब कांस्टेंट है तो दोनों तरफ से आसानी से कट जाएगा। वेलोसिटी ऑफ न्यूट्रॉन यहाँ से भी, वेलोसिटी ऑफ न्यूट्रॉन यहाँ से भी, राइट। अब x यहाँ पर आ जाएगा, मास ऑफ न्यूट्रॉन यहाँ पर आ जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आने वाली है, मास ऑफ न्यूट्रॉन अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। दोनों मासेस की वैल्यू दी हुई है, मास ऑफ न्यूट्रॉन ऊपर रहने वाला है यानी कि 1.6 इंटू 10⁻⁻27 आने वाला है, डिवाइडेड बाई 9.1 इंटू 10⁻31, राइट। सिंपल है, सिंपल तो नहीं है, कैलकुलेशन टफ है, कॉन्सेप्ट भले ही सिंपल हो बट कैलकुलेशन टफ है। तो बेसिकली ऐसे क्वेश्चंस को आपको एग्जाम में स्किप करके हुए आगे बढ़ना है, वापस तभी आना है जब आपके पास एक्स्ट्रा टाइम बचा हुआ हो, राइट। अदरवाइज सिंपल सी कैलकुलेशन आपको लगेगी बट दिमाग हिला के रख देगी। बट जब आप इसको सॉल्व करने वाले हैं तो जनाब करेक्ट आंसर आने वाला है 1758। ऑब्वियसली हमने पहले सॉल्व करके देख लिया है, इतनी जल्दी तो नहीं किया है हमने। 1758 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जब आप इसको यहाँ पर लिखेंगे तो आपको 4 नंबर मिल जाएंगे, राइट। कॉन्सेप्ट आसान है बट डेफिनेटली कैलकुलेशन में उलझाने की कोशिश करी गई है। क्वेश्चन नंबर 4, कंसीडर एन इमेजिनरी आयन, तो ये रहा जनाब हमारा इमेजिनरी आयन। द न्यूक्लियस कंटेन्स a% मोर न्यूट्रॉन्स देन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आयन। ओके, तो इसको क्रैक करिए। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं यहाँ पर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 22 प्लस 3, राइट, क्योंकि यहाँ पर 3 माइनस है यानी कि 3 इलेक्ट्रॉन या ऐड करने पड़ेंगे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 25, ओके। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने होने वाले हैं, एटॉमिक मास से इसको माइनस कर देंगे तो 48 माइनस 22 क्या होगा, 26 होगा, राइट। तो इस इमेजिनरी आयन में हमारे पास इलेक्ट्रॉन है 25, न्यूट्रॉन है 26। हमसे पूछा गया है न्यूक्लियस कंटेन्स a% मोर न्यूट्रॉन्स देन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो मोर न्यूट्रॉन्स यानी कि न्यूट्रॉन्स माइनस इलेक्ट्रॉन्स डिवाइड बाई इलेक्ट्रॉन्स इंटू 100, राइट, क्योंकि द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछा गया है, इलेक्ट्रॉन की रिस्पेक्ट में ही हमसे परसेंटेज पूछा गया है। तो डेफिनेटली इलेक्ट्रॉन का नंबर नीचे होने वाला है, दैट इज 25, राइट। एंड डिफरेंस ऊपर निकालेंगे हम न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन का, 26 माइनस 25, यहाँ पर 1 आएगा। परसेंटेज के लिए हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो जनाब 4 आने वाला है। 100 डिवाइड बाई 25 ऑब्वियसली 4 ही होता है, तो वैल्यू ऑफ ए क्या आने वाली है, 4, राइट। 4% इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। इफ द वेवलेंथ फॉर एन इलेक्ट्रॉन इमिटेड फ्रॉम हाइड्रोजन एटम इज 3.3 इंटू 10⁻⁻10 मीटर, then energy absorbed by the electron in its ground state compared to minimum energy required for its escape from the atom is। अभी तक 7 क्वेश्चन बहुत ही आसान थे बट डेफिनेटली ये वाला क्वेश्चन काफी शानदार है, अच्छी खासी कैलकुलेशन भी है एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है, तो अप्रॉक्सीमेशन का जादू नहीं चलने वाला, राइट। एक्यूरेटली जनाब आपको सॉल्व करना पड़ेगा, ओके। तो एक बार फिर से क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, हम क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं। आइए जनाब यहाँ पर लिखते हैं। तो जनाब यहाँ पर हमको लैम्डा की वैल्यू दी हुई है, तो ऑब्वियसली हम लैम्डा का ही फार्मूला लिखने वाले हैं, लैम्डा इक्वल टू h/mv। ये फार्मूला आपने फिजिक्स में भी पढ़ा है एंड केमिस्ट्री में भी पढ़ा है, ओके। इफ द वेवलेंथ ऑफ फॉर एन इलेक्ट्रॉन इमिटेड फ्रॉम हाइड्रोजन एटम इज दिस, द एनर्जी एब्जॉर्ब्ड बाय द इलेक्ट्रॉन, ओके। तो यहाँ पर हम एनर्जी के लिए mv की वैल्यू निकाल लेते हैं। mv को आप इस तरफ ले आइए तो ऑब्वियसली h/λ हो जाएगा। h की वैल्यू सभी को पता है, नहीं पता है तो जनाब यहाँ पर देखिए तो लिखी हुई है उसी का यूज करना है। गॉट इट, 6.626, ओके, 6.626 इंटू 6.626, ओके, गलत हो गया यहाँ पर, यस, इंटू 10⁻⁻34 डिवाइडेड बाई mv नहीं जनाब, लैम्डा 3.3 इंटू 10⁻⁻10, 3.3 इंटू 10⁻⁻10 इधर, यस। अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, ये तो आसान हो गया, 6.6 डिवाइड बाई 3.3 जनाब आसानी से हो जाएगा, ये 2 इंटू 10⁻⁻24, राइट। इतना तो निगलेक्ट कर ही सकते हैं ऑब्वियसली। जनाब mv की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। काइनेटिक एनर्जी के क्या होता है जनाब, काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ mv²। हमारे पास वैल्यू क्या आई है mv की, तो mv के फार्मूले, mv के फॉर्मेट में लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा जनाब, यहाँ पर m से मल्टीप्लाई करिए, m से डिवाइड भी कर दीजिए, ठीक है, आपने कर दिया ऐसा। अब क्या होगा, m² v² आने वाला है, राइट।
एम स्क्वायर वी स्क्वायर आने वाला है एंड नीचे आ जाएगा 2m। इसको हम क्या लिख सकते हैं, एम वी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m। ये समझने में कोई दिक्कत नहीं हुई है, थोड़ा सा मैनिपुलेट किया है हमने, आसानी से आप समझ पाएंगे क्योंकि जनाब आपने मैथमेटिक्स ही पढ़ी है, राइट। एम वी की वैल्यू क्या है, 2 इंटू 10⁻24, इसका स्क्वायर हमें करना पड़ेगा, तो 4 इंटू 10⁻48 आने वाला है, या फिर आप डायरेक्टली ही अलग अलग करके लिख लीजिए अभी के लिए। 2 इंटू 10⁻24, एक बार फिर से लिखिए 2 इंटू 10⁻24 डिवाइडेड बाई 2m। m क्या है जनाब यहाँ पर, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो कि आपको यहाँ पर लिखा हुआ है 9.1 इंटू 10⁻31। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो जनाब आने वाला है 21.8 इंटू 10⁻19, राइट। ये एक्चुअल वैल्यू आने वाली है 21.8 इंटू 10⁻19। बेसिकली एक बार हम आपसे फिर से कहेंगे कि ऐसे क्वेश्चंस में उलझना नहीं है, ऐसी कैलकुलेशन अगर आ गई है तो मार्क फॉर लेटर करिए, आगे बढ़िए। बाकी के क्वेश्चंस अगर हो जाते हैं, टाइम बचता है, तब जाकर ऐसी कैलकुलेशन में उलझना है। अगर आप बीच पेपर में ऐसी कैलकुलेशन में उलझ गए, 4-5 मिनट भी चले जाएंगे एंड एट लास्ट आपको कॉन्फिडेंस भी नहीं आएगा कि आपने सही किया है या नहीं, क्योंकि एट द एंड ये न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है जनाब, राइट। फिलहाल प्रैक्टिस करते रहिए, यहाँ पर तो हम करेंगे ही करेंगे। 21.8 इंटू 10⁻19 आया है, ये क्या आया है जनाब, काइनेटिक एनर्जी, राइट। तो जनाब काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू आ चुकी है 21.8 इंटू 10⁻19। और अब हम आगे कैसे करेंगे, एक बार यहाँ पर इसको पढ़ के देखिए। देन एनर्जी एब्जॉर्ब्ड बाय द इलेक्ट्रॉन इन इट्स ग्राउंड स्टेट कंपेयर टू मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर इट्स एस्केप। तो आपको ये पता होना चाहिए कि मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर इट्स एस्केप क्या होता है। चलिए बताते हैं। आप सबसे पहले एक फार्मूला लिखिए, क्या है फार्मूला, एनर्जी एब्जॉर्ब्ड इक्वल टू एनर्जी रिक्वायर्ड प्लस काइनेटिक एनर्जी, जो आपने अभी अभी निकाली है। ध्यान से सुनिए, ये फार्मूला आपने कई बार पढ़ा होगा। एनर्जी एब्जॉर्ब्ड इज इक्वल टू एनर्जी रिक्वायर्ड प्लस काइनेटिक एनर्जी, राइट। आसान है, इसको पढ़ा है, तो डेफिनेटली इसको हम यहाँ पर क्या करेंगे, आसानी से सॉल्व करने के लिए जनाब आप इसको एनर्जी रिक्वायर्ड से डिवाइड कर दीजिए। इस पूरी इक्वेशन को अगर आप एनर्जी रिक्वायर्ड से डिवाइड कर देते हैं तो आपके लिए थोड़ी ऐसी आसानी होने वाली है। तो इस डब्बे को हटाइए, इस डब्बे की कोई ज़रूरत हमको है नहीं। इसको डिवाइड करिए जनाब एनर्जी रिक्वायर्ड से, इसको भी डिवाइड कर दीजिए एनर्जी रिक्वायर्ड से। जो जादू होने वाला है वो देखिए, जादू में जनाब कबूतर नहीं निकलेगा, आसानी रहेगा क्वेश्चन, ये हट जाएगा, राइट। एनर्जी रिक्वायर्ड इक्वल टू 1 होने वाली है प्लस काइनेटिक एनर्जी अपॉन एनर्जी रिक्वायर्ड, इसको एज इट इज रखिए, एनर्जी एब्जॉर्ब्ड अपॉन एनर्जी रिक्वायर्ड की ही वैल्यू आपको बतानी है, राइट। वेट समझ में आ जाएगा जनाब। यहाँ पर लिखिए काइनेटिक एनर्जी 21.8 इंटू 10⁻19, ये हमने अपने मन से नहीं लिख दी, अभी अभी आपने निकाली है, राइट। यहाँ पर देखिए, वापस से नीचे आइए, एनर्जी रिक्वायर्ड क्या होती है, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यूनिट पे जनाब फोकस करिएगा, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। एंड ये जो आपने काइनेटिक एनर्जी निकाली है वो आई है जूल में, राइट। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट को भी आपको जूल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, इसलिए जनाब 13.6 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1.6 इंटू 10⁻19 से, ताकि इलेक्ट्रॉन वोल्ट जूल में कन्वर्ट हो जाए, राइट। यूनिट्स पर फोकस करते हुए चलना है। बेसिक ये जनाब बहुत टफ तो नहीं बोलेंगे, बट बेसिकली ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ऑब्वियसली यहाँ पर आपकी सारी कैलकुलेशन चेक कर ली गई हैं, और थोड़ा सा भी आप इधर उधर करेंगे तो -1 तैयार बैठा है जनाब, राइट। इसको जब आप पूरी तरीके से सॉल्व करने वाले हैं तो जनाब आने वाला है 2.0166। ऑब्वियसली हम पहले ही सॉल्व करके देख चुके हैं, इतनी जल्दी तो हमने नहीं किया है, ऑब्वियसली बात है। इक्वल टू 2 आप लिख देंगे, तो डेफिनेटली एनर्जी एब्जॉर्ब्ड इज ट्वाइस ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, एंड यही आपसे यहाँ पर पूछा गया था जनाब। ये रही 2 टाइम्स एनर्जी, राइट। ये आप करेक्ट आंसर लिख देंगे यहाँ पर। गिवन बिलो आर द क्वांटम नंबर्स फॉर 4 इलेक्ट्रॉन्स, एंड आपको बतानी है इंक्रीजिंग एनर्जी। बहुत ही जनाब आसान क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन अभी भी आप थोड़ी देर पहले करके आ रहे हैं। n+l की जिसकी वैल्यू ज़्यादा होगी उसकी हायर एनर्जी होने वाली है, बट अगर n+l सेम आ जाता है तो जनाब क्या होगा, जिसकी n की वैल्यू ज़्यादा होगी उसकी एनर्जी ज़्यादा होने वाली है। तो चलिए पहले n+l देखते हैं। n+al की वैल्यू क्या है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर भी 5 है, यहाँ पर जनाब 6 है, एंड यहाँ पर 4 है। तो n+l की वैल्यू से आप इतना तो बता पाएंगे कि सबसे ज़्यादा एनर्जी किसकी होगी, ऑब्वियसली जनाब C की होगी। C यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी को हम काट देंगे, दैट्स इट। ए के बाद जनाब किसका नंबर आता है 5 का, तो ए एंड बी की वैल्यू ज़्यादा होने वाली है, ए एंड बी की एनर्जी ज़्यादा होने वाली है इन कंपैरिजन टू डी, राइट। यानी कि डी की एनर्जी सबसे कम होगी, डी की एनर्जी सबसे कम ऑप्शन नंबर ए एंड ऑप्शन नंबर बी में दिखाई गई है, ऑप्शन नंबर सी में नहीं है, तो इसको भी हम निगलेक्ट कर देंगे। आगे देखिए, अब जनाब आएगा नंबर एन का। n+l की वैल्यू जनाब सेम है ए में और बी में, तो अब बारी है एन की। जिसका एन ज़्यादा होगा उसकी ही एनर्जी ज़्यादा होने वाली है। तो जनाब एन किसका ज़्यादा है, ऑप्शन नंबर ए एंड बी में एन ज़्यादा है बी का, राइट। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ऐसा ही क्वेश्चन